एंड आई होप आपको पूरा सेशन ही बोलोगे मेरे को कि लाइक रिपीट द सेशन. Okay, so first I'll introduce with the yesterday session. एक बार थोड़ा उसका कल का ओवरव्यू करते हैं, रिकैप करते हैं. तो अभी ऑनेस्टली आप लोग मेरे को बताओगे कि कितना आप लोगों ने घर जाकर ट्राई किया. जो कल हम लोगों ने लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम किया था, वो कितना भी आप लोगों ने ट्राई किया घर जाकर. Beta, some of you can unmute yourself. अगर कोई कुछ कहना चाहता है on their mic, so please do so. तो इसका मतलब आई विल अंडरस्टैंड कि भी आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की घर जाकर. Okay, so we'll start with the gradient descent part. या उसके पहले भी एक बार मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ. हाँ, वो gradient scaling नहीं, gradient descent है. Okay, so first of all the problem was कि problem से start करते हैं, फिर solution समझेंगे. Problem was कि like हम एक x variable एक y variable given था. Based on x you have to find out the y variable. Okay, तो जो भी आपका x वेरिएबल था 1 2 3 4 5, बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y वेरिएबल फर्स्ट ऑफ ऑल. तो जब आप x और y के बीच में एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हो, तो आइदर इट कुड बी अ स्ट्रेट लाइन और इट कुड बी अ कर्व और एनीथिंग, इट डिपेंड्स. तो जब हम लोग एक स्ट्रेट लाइन का कोड लिखना शुरू करते हैं, नाउ वी हैव हियर इज द इक्वेशन, द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y is equals to mx plus c, जिसमें mx स्लोप है और c इंटरसेप्ट है. और स्लोप और इंटरसेप्ट का फॉर्मूला हमें पता था क्या होता है. Based on these two formulas, we was able to find out the y cap, the prediction of y based on the slope and intercept value जो भी हम लोगों ने निकाली थी ऊपर. So is there any doubt till here? पहले यहां तक मेरे को कोई बताए अगर किसी को कोई क्वेश्चन है till this point. If you have any questions, any doubts? No doubt, sir. Okay. ये हम लोगों ने पाइथन से भी कैलकुलेट किया है. यहाँ पर पेंडास, मैटप्लॉटलिब, नमपाई सब कुछ यूज किया. एक्स वाई वेरिएबल हम लोगों ने फाइंड आउट किया था जो हमारे डेटा में ऑलरेडी गिवन था. जो स्लोप और इंटरसेप्ट निकालने के लिए मीन चाहिए वो निकाला. तो स्लोप कैलकुलेट किया, इंटरसेप्ट कैलकुलेट किया, प्लॉट करके देखा एक्स और वाई को, तो नजर आता है कि व्हेन एक्स इज इंक्रीजिंग देन वाई इज आल्सो इंक्रीजिंग. देन हम लोगों ने प्रेडिक्शंस फाइंड आउट किया और प्रेडिक्शंस फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने y is equals to mx plus c का फॉर्मूला लगाया. आफ्टर दिस हम लोगों ने प्रेडिक्शंस जो निकाली थी उनको प्लॉट किया. ओके, सो फाइनली टिल हियर यहां तक हम लोगों ने जितना काम किया था दिस वाज बेस्ड ऑन सिंपल लीनियर रिग्रेशन विदाउट मशीन लर्निंग. लेकिन अब मशीन लर्निंग की जरूरत कहां से पड़नी शुरू होती है कि जब हम लोगों ने y कैप यानी कि mx plus c यूज किया तो देयर वाज सम एरर. हम लोगों ने एरर फाइंड आउट की जिसको हम मीन स्क्वायर्ड एरर बोलते हैं, दैट इज MSE. इतना हम लोगों ने कैलकुलेट किया था MSE तक, और फॉर्मूला वाज 1/n समेशन ऑफ y कैप माइनस y होल स्क्वायर. ये फॉर्मूला था. अगर आप इसको जाकर यूज करोगे देन यू विल बी एबल टू सी द एरर, दैट इज द मीन स्क्वायर्ड एरर. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि अगर हम लोगों को मशीन लर्निंग समझना है कि दैट हाउ मशीन इज गोइंग टू लर्न, मशीन की क्या ट्रेनिंग है, मशीन की क्या लर्निंग है, तो मशीन की लर्निंग या मशीन की ट्रेनिंग को समझने के लिए वी स्टार्टेड द स्लोप एंड इंटरसेप्ट विद द जीरो वैल्यू. हम ऐसा एज्यूम करके चलेंगे कि ना तो हम लोगों को स्लोप पता है और ना ही इंटरसेप्ट पता है, बोथ द वैल्यूज आर जीरो. Okay, now we have to train our machine so that it will be able to learn the value of slope and intercept over the period of time.
अब आप सोचो, देखो मशीन लर्निंग क्या होगी, मशीन लर्निंग यही होगी ना कि बाय डिफॉल्ट हमें कुछ नहीं पता है, बाय डिफॉल्ट हमारी मशीन को कुछ नहीं पता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको बार बार एक चीज सिखाई जाएगी, बेस्ड ऑन दैट इट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट शुड बी एप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ स्लोप एंड इंटरसेप्ट सो दैट इट विल बी एबल टू गिव यू अ प्रॉपर प्रेडिक्शन। कर क्या रहे हैं हम लोग यहाँ पर कि हम एक स्लोप इंटरसेप्ट 0 रखेंगे, मशीन को ट्रेन करना है सो दैट मशीन हमारी स्लोप और इंटरसेप्ट की वैल्यू को लर्न कर सके कि इसकी बेस्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, द नेम इज ग्रेडियंट डिसेंट। ग्रेडियंट डिसेंट बेसिकली डिनोट करता है स्टीप कर्व, स्टीपनेस को। स्टीपनेस मतलब एक स्लोप या ढलान बोलते हैं जिसको हिंदी में हम। तो स्लोप कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया जिसमें देखा कि अगर आपका किसी भी पॉइंट पे कोई एरर है, लेट्स से द एरर इज एट दिस पॉइंट और दिस पॉइंट, ग्रेजुअली वी हैव टू गो डाउनवर्ड्स, हम लोगों को नीचे की तरफ जाना है। क्यों? क्योंकि दिस इज द मिनिमम पॉइंट। जो भी आपका एरर पॉइंट है उस एरर पॉइंट से आपको नीचे मिनिमम पॉइंट की तरफ जाना है, मिनिमाइज करना है आपको अपना एरर। मिनिमाइज करने के लिए यू हैव टू कैलकुलेट दिस स्लोप। ओके, आपको अगर ये पता करना है कि आप नीचे की तरफ जाते हो या ऊपर की तरफ जा रहे हो तो यू हैव टू कैलकुलेट द स्लोप। और स्लोप क्या होता है? चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x, दैट इज dy बाय dx, ये होता है स्लोप। ओके, नाउ आफ्टर दिस जब हम लोगों को ये समझ आता है कि अच्छा ये स्लोप है, तो आफ्टर कैलकुलेटिंग द स्लोप dy बाय dx हम लोगों को ये सॉल्व किसके रेस्पेक्ट में करना है, डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करना था? हम लोगों के पास मीन स्क्वायर्ड एरर था, MSE 1/n समेशन ऑफ y कैप माइनस y होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला था जिसमें कि y कैप का फॉर्मूला है mx प्लस c। ओके, यहां तक आप लोगों को क्लियर है क्या? टिल दिस पॉइंट क्या आप लोगों को यहां तक सारी बातें समझ आती हैं? ओके, सो इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स टिल हियर, यहां तक अगर आप सारी बातें समझते हो तो अब हमें करना है नेक्स्ट स्टेप में डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करने के लिए मैंने आपको बताया यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। इस चीज को आपको डिफरेंशिएट करना है, एक बार m के रिस्पेक्ट में और एक बार c के रिस्पेक्ट में। ओके, जब आप इसको m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने जाते हो तो अकॉर्डिंग टू पावर रूल 2 इधर आ जाता है, तो 2/n समीशन। अब अंदर वाली जो चीज है जब इसको डिफरेंशिएट करने जाते हैं तो सिर्फ क्या बचता है? x बचता है। सो द ओनली पार्ट रिमेनिंग हियर इज x। और जब हम इसको c के रेस्पेक्ट में करते हैं तो ओनली रिमेनिंग पार्ट इज 1। ये दोनों लाइन है हमारी सबसे इंपॉर्टेंट। तो आप लोग मेरे को बताओ, these two lines are clear or not? क्या ये दोनों लाइन आपको समझ आती हैं या नहीं? जहां पर हम लोगों ने ग्रेडियंट ऑफ स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ इंटरसेप्ट कैलकुलेट किया है। तो अब अगर आपको ग्रेडियंट समझ आ गया है कि ग्रेडियंट ऑफ स्लोप क्या होता है और ग्रेडियंट ऑफ इंटरसेप्ट क्या होता है, ठीक, तो ये हमने कैलकुलेट किया स्लोप अपना। और अब हमारे पास जो पुराने वाला स्लोप था वो क्या था? 0। पुराने वाला इंटरसेप्ट क्या था? 0। नाउ वी हैव टू अपडेट द स्लोप एंड इंटरसेप्ट। अब क्या करना है हम लोगों को? स्लोप और इंटरसेप्ट को अपडेट करना है। अब अपडेट करने के लिए फॉर्मूला आप लोगों के सामने है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्लोप और इसके नीचे ग्रेडियंट ऑफ इंटरसेप्ट। अपडेट करने के लिए हम क्या करते हैं? द प्रीवियस स्लोप, जो भी आपका पुराना स्लोप था, माइनस नया वाला स्लोप जो ग्रेडियंट ऑफ स्लोप है, और उसकी मल्टीप्लाई अल्फा के साथ। अल्फा कौन है? हु इज अल्फा? व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज द लर्निंग रेट। और लर्निंग रेट क्यों डिफाइन किया था? सो दैट विल हैव सम स्पीड, एक कांस्टेंट स्पीड चाहिए हमें जिस भी डायरेक्शन में जाते हैं उस डायरेक्शन के लिए, ताकि आपका जो एरर है वो हेयर एंड देयर नहीं होगा उससे। ओके, अभी बात समझ आई यहां तक आप लोगों को? तो ग्रेडियंट डिसेंट में हम लोगों को एक स्लोप कैलकुलेट करना होता है। जब आप एक स्लोप कैलकुलेट करते हो तो बेस्ड ऑन दैट स्लोप वी डिफरेंशिएट अवर एरर फंक्शन। एरर फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाता है। डिफरेंशिएट करने के बाद आपको एक नया फॉर्मूला मिलता है। यूजिंग दैट फॉर्मूला वी हैव टू अपडेट अवर स्लोप एंड इंटरसेप्ट वैल्यू बाय मल्टीप्लाइंग इट विद अल्फा, दैट इज लर्निंग रेट। ओके, तो अभी आप लोग मेरे को बताओ कि क्या अब आपको बातें समझ आई है? एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? व्हाट इज इनिशियल वैल्यू ऑफ लर्निंग रेट? बाय डिफॉल्ट लर्निंग रेट और इपॉक्स दो ऐसी चीजें हैं जिनकी इनिशियल वैल्यू नहीं पता होती हमें।
ओके, वी हैव इपॉक्स एंड लर्निंग रेट, इन दोनों की इनिशियल वैल्यू हमें नहीं पता होगी। ओके, तो लर्निंग रेट की जो वैल्यू होती है, आइदर वी स्टार्ट विद 0.01 जो कि एक जनरल स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है कि हाँ जी आप इसके साथ स्टार्ट करके देख लो, इफ दिस वैल्यू गिव्स यू अ प्रॉपर रिजल्ट तो आप इसी वैल्यू के साथ आगे बढ़ सकते हो। बाकी हम लोग मशीन लर्निंग में कंपैरिजंस भी दिखाते हैं अलग अलग लर्निंग रेट के साथ कि अगर लर्निंग रेट इतना है तो इतनी एक्यूरेसी है, इतना लर्निंग रेट है तो इतनी एक्यूरेसी है, और अगर आप चेंज करना चाहो तो उसको चेंज करके फिर रिजल्ट ऑब्जर्व कर सकते हो कि रिजल्ट पे इंपैक्ट क्या आ रहा है। रिजल्ट अच्छे भी हो सकते हैं, रिजल्ट खराब भी हो सकते हैं, इट डिपेंड्स। ओके, और इपॉक्स क्या थे? इपॉक्स वाज द नंबर ऑफ आइट्रेशंस, कि कितने नंबर ऑफ आइट्रेशंस या कितना बड़ा एक लूप चाहिए होगा कि जब इतनी बार इसको एटलीस्ट हमें लॉजिक को चलाना पड़ेगा तब जाकर ये चीज अपडेट होगी। ओके, इज दैट क्लियर एवरीवन? अभी आप लोगों को बात समझ आई? तो नाउ व्हाट इज इट्स रेंज? किसकी रेंज की बात कर रहे हैं आप सूरज? लर्निंग रेट 0 से 1, मतलब अभी मैं आपको ना एक एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे आप क्या करते हो, जनरली मैंने आपको बताया 0 से 1 के बीच में रखो, ठीक, लेकिन अगर आपने 0 से 1 के बीच में नहीं रखा तो क्या होता है? तो आप सब लोगों के लिए एक छोटा सा एग्जांपल है यहाँ पर। व्हाट दिस एग्जांपल हियर इज डूइंग इज कि आप सबसे टॉप पे देखेंगे एक बार नजर आती है आपको, यहाँ पे कुछ कुछ बातें लिखी हुई हैं, इपॉक्स, लर्निंग रेट, और फिर उसके बाद कुछ चीजें इनको आप अभी छोड़ सकते हैं या क्लासिफिकेशन टाइप रिग्रेशन कर देते हैं क्योंकि हम लोगों ने रिग्रेशन सीखा हुआ है। नाउ ये एक डीप लर्निंग का आर्किटेक्चर है, ठीक है, दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ डीप लर्निंग। हमें इस आर्किटेक्चर से अभी कोई लेना देना नहीं है, हमें क्या अंडरस्टैंड करना है, हमें इपॉक्स और लर्निंग रेट इन दो बातों के बारे में समझना है। मैं यहाँ पे ना प्ले पे क्लिक करूंगा और जैसे ही मैं प्ले करूंगा इसको, आपका यहाँ पर एक लॉस आता ही है, टेस्ट लॉस 0.092, ट्रेनिंग लॉस 0.094, समथिंग लाइक दिस। अब आपको ध्यान देना है कि जैसे ही हम इसको प्ले करते हैं, ये देखो आपका जो लॉस है कितना नीचे आ गया, और ये है इपॉक्स। तो ये कहता है देखो 50 इपॉक्स यानी कि 50 आइट्रेशंस में मैंने आपके लॉस को इतना मिनिमाइज कर दिया है। गेटिंग अ पॉइंट एवरीवन? बात समझ आई आपको यहाँ पे क्या हुआ? ये जो आर्किटेक्चर है डीप लर्निंग का, हम डीप लर्निंग की जगह मशीन लर्निंग लगा रहे हैं, तो नंबर ऑफ इपॉक्स के बेसिस पे यहाँ पर एक आउटपुट आता है आपका, ठीक है। अब लेट्स से आपका डेटा थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, नॉइस इंक्रीज कर देते हैं, अब देखते हैं आउटपुट कितनी देर में आता है। अच्छा, अभी एरर ना बढ़ गई है काफी, आप देख सकते हो एरर इज 0.13, तो 13% एरर टेस्टिंग के टाइम पे और ट्रेनिंग के टाइम पे 12% एरर है। प्ले करते हैं, तो जैसे ही प्ले किया हुए कुछ 20-30 इपॉक में जाकर इसने इतना एरर रिड्यूस कर दिया, और ये आपके सामने ग्राफ आ जाता है कि देखो इतना एरर रिड्यूस हो गया आपका। ओके, अब हम क्या करते हैं, लर्निंग रेट देखो बदल देते हैं। ये कहते हैं कि आप कुछ और लर्निंग रेट ट्राई करो। लेट्स से भाई आपने 1 लर्निंग रेट ट्राई किया, अब मुझे भी नहीं पता देखो 1 लर्निंग रेट सेट करेंगे क्या होगा, आउटपुट पे ध्यान देना आप लोग क्या होता है। अब आप देख रहे हो कि इस बार आउटपुट कुछ अजीब सा है, एक स्ट्रेट लाइन आई है रेदर देन अ कर्व, सबसे पहली चीज। इसके बाद आप अलग अलग वैल्यू ट्राई करते हो, आपने लर्निंग रेट और इंक्रीज कर दिया, ये देखो, ये तो कुछ देख रहे हो क्या हो गया है अब कुछ अलग ही हो गया, मतलब ग्राफ ही खत्म हो गया है। नैन यानी कि नॉट अ नंबर, इंफिनिटी में चला गया आपका एरर। सोचो, अब आपने बहुत ज्यादा कम कर दी अगर लर्निंग रेट की वैल्यू तो क्या होगा, तो बहुत ज्यादा स्लोली स्लोली मतलब वो चलेगा, तो मिनिमाइज तो कर रहा है एरर, लेकिन देखो कितना धीरे कर रहा है। अब आया आप लोगों को समझ लर्निंग रेट और इपॉक्स का क्या रिलेशन है, किस तरीके से चीजें इंपैक्ट कर रही हैं, कि जैसे ही मैं लर्निंग रेट बहुत कम कर देता हूं इतना धीरे 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 वो इसको ठीक करेगा, और जैसे ही आप लर्निंग रेट मिड में कोई वैल्यू रखते हो ठीक ठाक सी, तो फटाफट से वो आपकी ऑप्टिमाइज करके दे देता है आपको एल्गोरिथम। ओके, इज इट क्लियर नाउ? क्या अब आप लोगों को ये बात समझ आई? और जब आपका लर्निंग रेट इतना छोटा है, देख रहे हो इपॉक्स कितने लग रहे हैं, यानी कि कितनी ज्यादा नंबर ऑफ आइट्रेशंस आपको यूज करनी पड़ेंगी अपने एरर को मिनिमाइज करने के लिए। ओके, बताओ भाई, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट?
Okay, everyone. Okay. Now, any more questions? लर्निंग रेट कम होगा तो एक्यूरेसी बढ़ेगी? नो, इट्स नॉट नेसेसरी कि लर्निंग रेट कम होगा तो एक्यूरेसी बढ़ेगी. मैंने बताया ना, हमें ट्विकिंग करके देखनी पड़ेगी. हमें मतलब ये प्लग एंड प्ले वाला काम है कि चीजों को पहले लगाएं फिर देखें कि क्या इम्पैक्ट आया. ओके कि आप लर्निंग रेट, और ऐसा भी नहीं है कि लर्निंग रेट 1 के क्लोज होना चाहिए. मैंने कहा ये डिपेंड करता है. कुछ ऐसे सिचुएशन भी होते हैं जहां पे बहुत छोटा लर्निंग रेट रखने के बाद ही आउटकम आते हैं. ऐसा जरूरी नहीं होगा कि अगर आप लर्निंग रेट 1 के क्लोज रखोगे तो आइटरेशन कम लगानी पड़ती है. नो, कोई इसमें आपको बात, कोई भी ऐसी बात नहीं है जो मैं आपको बोलूं कि ये बात आप याद रख लो. ऐसा कोई रिलेशन ही नहीं है याद रखने वाला कि इसके ज्यादा रखेंगे इसको कम रखेंगे. नो, कोई है ही नहीं बात ऐसी. डेटा चेंज होगा, रिलेशन चेंज हो जाएगा. whenever the data will change, आपको epochs और learning rate के बीच का रिलेशन भी चेंज करना पड़ेगा. epochs बढ़ाकर देखने होते हैं, घटा के देखने होते हैं, लर्निंग रेट भी चेंज कर करके देखना होता है. So do not try to find out a relation between these two. Okay, बस डेटा पे डिपेंड करता है, ये समझ के चले आप लोग कि जब भी डेटा होगा बिल्कुल हिट एंड ट्रायल टाइप होगा. बस आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट देख लेना है कि स्टार्टिंग पॉइंट जो सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली वैल्यू है वो दैट इज 0.01. अब इसके बेसिस पे ये पता चल जाता है कि एरर कम हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है. Then you try decreasing or increasing the value. Okay, इस तरीके से चलती है यहाँ पर चीजें. अब बताओ भाई आप लोग की कितना समझ आया, कितना नहीं आया? सर. हाँ जी. सर जो ये ग्राफ हमने कल बनाया था ना, मतलब तो हमने एक मशीन लर्निंग से फिर उसको कंपेयर किया था. हाँ जी सर, ये वाला. तो मतलब इसको हमने पहले अपने जो वो कैलकुलेशन करी उससे बनाया. उसके बाद हमने मशीन लर्निंग से उसको मतलब उसको इपॉक्स और ये वो रेट कम ज्यादा करके उसको ट्यून इन करके उसको ट्रेन करके बनाया फिर. जी. तो सर हमको मतलब हर बार जब भी हम ऐसे कुछ बनाएंगे तो उसको पहले खुद से बनाएंगे, उसके बाद मशीन लर्निंग नहीं, से हम तो मशीन लर्निंग, देखो अभी क्या है ना, आपको सिंपल लीनियर रिग्रेशन का फॉर्मूला मिला, आपने जाकर लगा लिया, ठीक है. हाँ जी. अब आप सिंपल लीनियर रिग्रेशन में स्लोप का फॉर्मूला डायरेक्टली मिल जाता है, लेकिन आगे चल के बहुत सारी ऐसी इक्वेशन होंगी जहां स्लोप का फॉर्मूला ही नहीं मिलेगा. आपको स्लोप कैलकुलेट ही मशीन लर्निंग के थ्रू कैलकुलेट करना पड़ेगा. वहां पे वो फॉर्मूला काम नहीं करता बाकी जगहों पे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 वाला. वो तो लीनियर रिग्रेशन था, स्लोप में फॉर्मूला होता है, लगा दिया. लेकिन अब जब हम जाएंगे ना अपने बाकी दूसरी इक्वेशंस में जाएंगे जैसे अभी, और वैसे भी वो फॉर्मूला सिंपल लीनियर रिग्रेशन के लिए काम कर जाता है. अब मान लो हमारे पास है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, ठीक है. मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के लिए मैं ऐसा बोलूं कि आप जब सिंपल लीनियर रिग्रेशन लगाते हो तो फॉर्मूला इज y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, तो आसान था. अब फॉर्मूला होगा ये m0 प्लस m1x1 प्लस m2x2 प्लस टिल mn(xn). अब सोचो क्या करोगे, अब आप इतने सारे स्लोप निकालने हैं. ये है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, ये है सिंपल. जब आपके पास सिर्फ एक x होता है तो m निकालना आसान होता है, लेकिन जब आपके पास मल्टीपल x होंगे तब क्या करोगे आप? तब कैसे हर किसी x के लिए m फाइंड आउट करोगे? ठीक, ये पहली प्रॉब्लम. आगे चल के हमारे पास और भी इक्वेशन आएंगी, जैसे एक फॉर्मूला आएगा y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस x. ये फॉर्मूला होता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन का. ठीक, अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन के फॉर्मूले में x क्या होता है? x को हम ऐसे लिखते हैं बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 टिल बीटा n xn. अब चलो मैं अगर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की आपसे बात ना ही करूं, तब आप सोचो अब क्या करेंगे भाई हम लोग? अब तो सिचुएशन बदल गई, फॉर्मूला बदल गया, तो अब तो स्लोप का फॉर्मूला ही नहीं है आपके पास. सिर्फ एक ही तरीका है, वो है मशीन लर्निंग का ग्रेडियंट डिसेंट, जिससे कि आप ये बीटाज या कोफिशिएंट्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो.
चेक कैसे करेंगे कि मशीन लर्निंग सही प्रेडिक्ट कर रहा है? उसके लिए तो हमारे पास हर किसी की एक लॉस की वैल्यू आती है, यानी कि जो एरर आता है, अगर आपका लॉस 0 के क्लोज आ रहा है तो इसका मतलब मशीन लर्निंग सही प्रेडिक्ट कर रहा है। 0 के कितना क्लोज है ये डिपेंड करता है। जैसे कल हम लोगों ने ये चीज फाइंड आउट की थी, तो एक काम करते हैं, देखो इसको एग्जीक्यूट करते हैं कोड को और इसका लॉस कैलकुलेट करते हैं। तो अगर लॉस 0 के क्लोज आया तो इसका मतलब हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि हमारी मशीन की जो प्रेडिक्शन है वो ठीक ठाक आ रही है। ठीक, अब कैसे पता करेंगे? पता करने के लिए फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, 1/n समीशन ऑफ, निकालते हैं, देखो बाय डिफॉल्ट एरर लेते हैं 0 फॉर i इन रेंज n तक जाते हैं। अब यहां निकालते हैं हम लोग लॉस इज इक्वल्स टू प्रेडिक्शंस ऑफ y माइनस y ऑफ i, और इसका क्या निकालना है आपने? होल स्क्वायर, और इसको क्या कर देंगे? प्लस इक्वल्स टू। अब आपका जो फाइनल एरर है ये इसकी जरूरत नहीं है, हम इसको लॉस वेरिएबल को लेने की जरूरत नहीं है, एरर ही लगते हैं। डिवाइड बाय क्या कर देंगे? n, क्या मिल गया? MSE। तो आई विल प्रिंट कि भाई मीन स्क्वायर्ड एरर कितना आया है, यानी कि एरर कितना आया है? इंडेक्स 1 आउट ऑफ बाउंड y प्रेडिक्शन ऑफ y ऑफ i। एक बार चेक करें भाई y ऑफ i क्यों आया ऐसा? y डॉट फ्लैटन। एक बार चेक करना पड़ेगा कि y की इंडेक्स और इसके इंडेक्स अलग है क्या। शेप चेक करते हैं भाई कि लेंथ ऑफ y प्रेडिक्शन कितनी है, कॉमा लेंथ ऑफ y कितनी है। अच्छा y प्रेडिक्शन, अच्छा हमारा वेरिएबल तो प्रेडिक्शंस है ना। ओके, और अभी चला कर देखें, देखें देख रहे हो आप, ये हमारा एरर आया 0.01, 1% एरर है, तो मतलब काफी अच्छा प्रेडिक्शन ये आपको देगा, तो मतलब वी कैन ट्रस्ट। क्योंकि देखो दो ही चीजें होती हैं जिससे ये पता चलता है कि आपकी मशीन सही प्रेडिक्ट करती भी है कि नहीं। या तो आपकी एक्यूरेसी आती है वो 100% के क्लोज आती है, 90% के अबव एक्यूरेसी आनी चाहिए, या फिर आप लॉस चेक करोगे वो 0 की क्लोज आना चाहिए। तो रिग्रेशन में हम लॉस चेक कर रहे हैं वो 0 की क्लोज होना चाहिए, और आगे चल के कुछ ऐसी एल्गोरिथम है जैसे क्लासिफिकेशन की एल्गोरिथम होंगी, वहां आपकी जो एक्यूरेसी है वो 1 की क्लोज होनी चाहिए। ओके, so these are the things that we have to understand in machine learning. अब बताएं भाई, किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई एरर हो, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कुछ भी पूछना चाहते हैं आप लोग तो बताओ, एनीथिंग। सो एवरीवन गिव मी अ कंफर्मेशन कि हाँ जी आपको ये चीजें क्लियर है, और अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो बताओ। एंड व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स? बाकी लोग भी बताएं भाई, सब लोग फटाफट से कंफर्मेशन दें ताकि हम लोग आगे बढ़े। हम तो कल जिसको 50-60% समझ आया था, तो मैं आज ऐसा मान सकता हूँ कि भाई थोड़ा परसेंटेज बढ़ा होगा, 70-80 पहुंचा, या आज भी 50-60 ही है? ओके ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं, इट मींस। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोगों ने मशीन लर्निंग का बेसिक्स तो समझ लिए हैं कि कैसे मशीन लर्निंग काम करती है। अब मशीन लर्निंग का रियल टाइम हम कोई ऐसा एग्जांपल बनाए जिससे कि हम लोगों को रियल टाइम उसका एक एग्जांपल सामने आए कि लाइक हाउ एक्चुअली एप्लीकेशंस ऑफ मशीन लर्निंग वर्क। मशीन लर्निंग के एप्लीकेशन जैसे कि फेस रिकॉग्निशन है, या वीडियो रिकमेंडेशन होता है यूट्यूब पे, या मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम्स होते हैं, स्पीच रिकॉग्निशन होते हैं, जितने भी सिस्टम्स बड़े बड़े छोटे छोटे बिल्ड किए जाते हैं, कैसे बिल्ड किए जाते हैं। ओके, तो अभी सबसे पहले हम लोग ऐसा समझ के चलते हैं कि जनरली देयर आर टू मेजर एरियाज। हम लोगों के पास दो मेजर एरिया होते हैं, एक होता है इमेज प्रोसेसिंग,
और एक होता है टेक्स्ट प्रोसेसिंग। ओके, सो मेजरली वी हैव दीज टू थिंग, एक इमेज प्रोसेसिंग और एक टेक्स्ट प्रोसेसिंग। देखो, जब आप इमेज प्रोसेसिंग की बात करते हो तो एप्लीकेशंस किस तरह की होती हैं? ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन से क्या मतलब है कि लाइक फ्रॉम अ वीडियो और फ्रॉम अ इमेज मैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर सकूं कि लाइक ये बॉटल है, ये रिमोट है, ये मोबाइल है, ये ह्यूमन है, ये कार है, ये बाइक है, लाइक दिस। फिर एक होता है ऑब्जेक्ट का या जैसे कि फेस रिकॉग्निशन बोलूं मैं कि स्पेसिफिकली वो डिस्टिंग्विश कर सके बिटवीन 2 और 3 पीपल कि भाई देखो ये इंसान ये है, दिस इज द नेम ऑफ दिस पर्सन, दिस इज द नेम ऑफ दिस पर्सन, ऐसे करके। ओके, और आजकल ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है कि आजकल आपने देखा होगा कार लाइसेंस प्लेट डिटेक्शन बहुत चलता है। देखते हो भी आप लोग आजकल क्या हो रहा है कि हर जगह कैमरे हैं, कैमरे से कार की पिक्चर डिटेक्ट होती है, उससे आपकी लाइसेंस प्लेट निकालते हैं और सीधा मैसेज आता है फिर आप लोगों के पास कि चालान कट गया है। ओके, तो वो जो भी लाइसेंस प्लेट है हम उससे टेक्स्ट फेच कर सकते हैं बहुत इजीली। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इमेज प्रोसेसिंग। ये सब आपके इमेज प्रोसेसिंग के एग्जांपल्स है। ठीक, फिर दूसरा एक एरिया चलता है हमारे पास जिसका नाम है टेक्स्ट प्रोसेसिंग। अब टेक्स्ट प्रोसेसिंग में कुछ ऐसी चीजें की जाती हैं जहां स्पेसिफिकली हम लोग टेक्स्ट के डेटा पे काम करते हैं। जैसे कि एक हो गया आपके पास सेंटीमेंट एनालिसिस, एक एग्जांपल होता है जिसमें हम लोग यूजर का फीडबैक चेक करते हैं कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लाइक अगर आप किसी मूवी को जाकर कोई रिव्यू देते हो, बेस्ड ऑन योर रिव्यू, रिटर्न रिव्यू जो आपने टेक्स्ट लिखा है, हम उसको रीड करें, मशीन लर्निंग से देखें कि आपका जो रिव्यू है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ओके, ओके, और इसके अलावा आपने प्ले स्टोर, अमेजॉन, किसी पे भी देखी होंगी आजकल यही चीजें चलती है कि जब रिव्यू आता है ना तो उसको कैटेगराइज किया जाता है, टॉप पॉजिटिव रिव्यूज, टॉप नेगेटिव रिव्यूज। देखा है आप लोगों ने ये फीचर आता है आजकल जब आप किसी प्रोडक्ट को परचेज करने जाते हो तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, हर कोई ऐसे कैटेगराइज कर देता है कि ताकि जो सिर्फ पॉजिटिव रिव्यू देखना चाहता है पॉजिटिव देखे, जो नेगेटिव देखना चाहता है वो नेगेटिव देखे। अबे कौन कर रहा है बैठ के? मशीन ही तो कर रही है बैठ के काम। ओके, फिर इसके अलावा देखो आपका चैट बॉट, जितना भी सिरी, कोर्टोना या अलेक्सा, जितने भी सिस्टम्स हैं आपके, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ टेक्स्ट प्रोसेसिंग एक्चुअली। तो अच्छा, एक और आजकल बहुत चल रहा है जिसका नाम है टेक्स्ट समराइजर। टेक्स्ट समराइजेशन में क्या होता है कि लाइक अगर आपने न्यूज की कोई ऐप अपने मोबाइल पे इंस्टॉल की होगी तो आप देखते हैं कि आजकल क्या होता है कि लोगों के पास टाइम तो है नहीं न्यूज पढ़ने का, टीवी भी भागते भागते ही देखते हैं आजकल तो सब लोग। तो न्यूज की सिर्फ समरी आती है हम लोगों के पास, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो समरी पे क्लिक करे और पूरी न्यूज मिल जाती है। तो कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती है न्यूज की, जैसे आपने सुना होगा इन शॉर्ट्स एक एप्लीकेशन आती है। दीज काइंड ऑफ एप्लीकेशन आर जनरेटिंग दी समरी, जो एक्चुअल आर्टिकल होता है, एक्चुअल न्यूज होती है, उसकी सिर्फ समरी जनरेट करते हैं और वो दिखाते हैं फिर आपको। ओके, सो दीज आर द काइंड ऑफ एग्जांपल जो आप लोग अपने प्रोजेक्ट्स में बना सकते हो। ओके, तो आप जब बिगनर लेवल पे हो, यू आर स्टार्टिंग विद द मशीन लर्निंग थिंग्स, यू कैन स्टार्ट विद दीज काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स। ओके, तो ऐसे तो देखो अगर हम लोग बात करें, देयर आर एन नंबर ऑफ एप्लीकेशन। आपको एग्जांपल भी दिखाऊं तो बहुत सारे अल्टीमेट आपको एग्जांपल देखने को मिलेंगे आज की डेट में। तो सो नाउ व्हाट विल बी डूइंग इज कि हम लोग इमेज प्रोसेसिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहले इमेजेस के बारे में समझना शुरू करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इमेजेस आर, सिस्टम के लिए इमेजेस क्या होती हैं, हम लोग इमेजेस को कैसे देखते हैं, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। ओके, तो हम लोग इमेज प्रोसेसिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, देखो मशीन लर्निंग लगाना आप सीख चुके हो, दैट हाउ टू इंप्लीमेंट मशीन लर्निंग। अब आपको समझना है कि डेटा किस फॉर्म में आता है। आज की डेट में देखो, अगर मैं डेटा की बात करूं आप लोगों से, डेटा कुड बी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड। आपके पास जब डेटा आता है ना, इट कुड बी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और इट कुड बी सेमी स्ट्रक्चर्ड। डेटा आपका 3 तरह का हो सकता है। जब स्ट्रक्चर्ड की बात करते हो तो एक्सेल फाइल आपके सामने आ सकती है, CSV फाइल्स होती है, TSV फाइल्स भी होती है, टैब सेपरेटेड वैल्यू, जहां पे आपका डेटा टेबल्स की फॉर्म में आता है, SQL हो सकता है। दीज आर द स्ट्रक्चर्ड एग्जांपल। अनस्ट्रक्चर्ड की बात करें तो इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, ये सब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। सेमी स्ट्रक्चर्ड में आ जाता है JSON, XML, these kind of things, no SQL।
गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? अब एक अच्छा डेटा साइंटिस्ट सिर्फ वही बन सकता है जो हर तरह के डेटा को हैंडल करना जानता है। जो सिर्फ एक्सेल सीएसवी पे काम करता है उसकी कोई डिमांड नहीं है आज की डेट में, क्योंकि डेटा बहुत बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है आज की डेट में, और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा ज्यादा है, स्ट्रक्चर्ड डेटा कम है। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? तो ये वो बातें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी होंगी कि जब आप डेटा साइंस में जाते हो तो आपको अलग अलग तरह के डोमेन्स का डेटा रीड करना आना चाहिए। ठीक, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इमेज प्रोसेसिंग। और इमेज प्रोसेसिंग में सबसे पहली जो चीज समझनी है, व्हाट इज इमेज? इमेज होती क्या है? देखो, आप लोग एक इमेज को देखते हो, उस इमेज में कोई ऑब्जेक्ट है, लेकिन कंप्यूटर उस इमेज को कैसे देखता होगा वो एक टोटली डिफरेंट थिंग है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, let's say there is an image that you are looking at। तो एक स्क्वायर बनाते हैं भाई, यहाँ पे आपके सामने एक इमेज है ये, ओके। अब इस इमेज में क्या है, कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे, लाइक मैंने क्या किया, एक घर बना दिया, ओके। एक यहाँ पर पेड़ है, और भाई ये आप हो। इस तरीके से एक इमेज में आप जब चीजों को देखते हो, आप ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं एक्चुअली, ठीक है, जितनी भी एक इमेज में चीजें नजर आती है। लेकिन कंप्यूटर क्या देखता है? आप एक कंप्यूटर को एक इमेज कैसे दिखाओगे? क्योंकि आपके पास एक विजन है, आप चीजों को देख रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो, ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो। अब एक ऐसा समझ के चलो कि कंप्यूटर को तो एक ही बात समझ आती है ना, दैट इज बाइनरी। तो ये इमेज को बाइनरी तक कैसे ले जाया जाए? बताओ भाई, आप लोगों में से कोई, जो भी आप लोगों को लगता है, जो भी आप लोगों को पता है। हाउ कंप्यूटर विल सी दिस इमेज? कंप्यूटर इस इमेज को बाइनरी में कैसे देखेगा? बाइनरी तक ये इमेज कैसे कन्वर्ट होगी? मे बी समथिंग रिलेटेड टू पिक्सल्स, ओके। इसको और थोड़ा आप सोचो तो बता सकते हो आप। हाँ, कलर्स, बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा और थोड़ा डिटेल में जाओ। कलर कोड्स, पोजीशन ऑफ वेरियस कलर पिक्सल्स, और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा भाई इस चीज में? पिक्सल्स, ठीक है, सब लोगों के आंसर पिक्सल से रिलेटेड है। और थोड़ा अंदर जाओ ना, पिक्सल्स मतलब आगे भी तो चलो पिक्सल्स के। अब पिक्सल्स पे आके अटक गए हुए आप लोग। पिक्सल में क्या होता है? व्हाट इज पिक्सल? मैं पिक्सल को कैसे समझूं कि पिक्सल क्या है? आप कंप्यूटर को थोड़ी ना बताओगे कि पिक्सल क्या है। वो तो मैंने आपसे एट द एंड पूछा कि बाइनरी में कन्वर्ट होना है, आपने बताया पिक्सल, लेकिन पिक्सल क्या? व्हाट इज पिक्सल? पिक्सल आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, लाइक व्हाट? जैसे कि LCD, a minute area of illumination on a display screen, one of many from which an image composed, credit Google। ओके, मेरे को लग ही रहा था कि ये तो बहुत जबरदस्त डेफिनेशन निकाली है सुमित ने। पिक्चर एलिमेंट, अच्छा चलो, ओके। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट कि लाइक इमेजेस में जो कलर होते हैं, जो पिक्सल्स होते हैं, कैसे निकाले जाते हैं। जब आप एक इमेज को देखते हो, हाँ, अभी मैं बस ये वर्ड बोलने ही वाला था, डेरियस, आपने ये वर्ड बोल दिया पहले, RGB। बेसिकली होता क्या है, हम क्या करते हैं, इधर चलते हैं, दिस इज दी फोटोशॉप। फोटोशॉप आप लोगों ने यूज किया होगा, सुना होगा बहुत कुछ इसके बारे में, लेकिन अब आपको फोटोशॉप की एक एबिलिटी दिखाता हूं। जब भी हम लोग इमेज प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो पहले इमेजेस को समझना जरूरी है कि इमेजेस क्या है, कैसी दिखती हैं।
आई एम गोइंग टू ओपन इमेज इन फोटोशॉप। एक इमेज ओपन करते हैं फोटोशॉप में और देखते हैं इसको। सो लेट्स ओपन दिस इमेज हियर। देखो जी, आपने देखा ये आपके सामने एक इमेज है कि सचिन तेंदुलकर है, बैट है, ग्लव्स है, पीछे कुछ ऑडियंस है, क्राउड है, बहुत सारे रंग है, अलग अलग तरह की कलर चीजें हैं, लेकिन एक्चुअली जो कलर चलते हैं सिर्फ वो 3 चलते हैं। दीज आर द प्राइमरी कलर्स दैट वी यूज इन इमेज। आपको कोई भी कलर डिफाइन करना है, कोई भी कलर बनाना है, सो यू हैव ओनली 3 कलर्स जिसके थ्रू आप कोई भी कलर बिल्ड कर सकते हो। RGB, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास जो इमेज नजर आती है, इफ आई गो इनटू द, इफ आई जूम इट, मैं इसको जूम करना शुरू करता हूं। अब जूम करके आपको क्या नजर आना शुरू हो गया? एक, कैन यू सी अ ग्रिड हियर? क्या आप लोगों को एक ग्रिड नजर आती है? यही वो ब्लॉक्स हैं जिनकी बात आप मेरे से कर रहे थे, ठीक है। एक इमेज एक एरे ही तो है, इमेज इज ऑल्सो एन एरे, इमेज भी एक एरे है, और एरे की ये सब क्या है? इंडिविजुअल पिक्सल, और हर पिक्सल पे क्या मिलेगा? 3 कलर, RGB, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कलर्स। मैं क्लिक करता हूं किसी भी एक पिक्सल पे, यू विल सी 3 वैल्यूज, RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आप कोई भी कलर बिल्ड कर सकते हो। तो जब हम एक पिक्चर को जूम करके अंदर जाकर पूरा देखें ना, तो एक्चुअली वो भी एक एरे है, और एरे की हर इंडेक्स पे एक कलर की वैल्यू है जो कि 3 कलर से मिलकर बनी है, वो है RGB, दैट इज रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ओके, नाउ एम आई क्लियर? अब आपको ये बात समझ आई? अब आपका जो डेटा है वो न्यूमेरिक फॉर्म में आ गया इजीली। अब क्योंकि डेटा न्यूमेरिक फॉर्म में आ गया, तो बाइनरी तक कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगेगा? अब तो इजीली हो सकता है ना भाई बाइनरी में कन्वर्ट, क्योंकि पहले हमें ये समझना था इमेजेस से नंबर कैसे निकालें, क्योंकि नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इमेज को कैसे करेंगे? बट एक्चुअली इमेज इज ऑल्सो कलेक्शन ऑफ नंबर्स। वो नंबर्स क्या है? RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू। अब उन कलर की होती है वैल्यूज, और वैल्यू की होती है रेंज। तो बाय डिफॉल्ट ये ऐसे लिखा जाता है, देखो 0,0,0, रेड भी 0, तो ये फर्स्ट वैल्यू रेड है, फिर ये ग्रीन है और ये ब्लू है, तो ये कलर बन जाता है बाय डिफॉल्ट ब्लैक। 255, दिस कलर इज व्हाइट, ये कलर बन जाता है व्हाइट। ओके, अब अगर मैं 0 से 255 कोई भी वैल्यू पुट करूंगा यहां पर, तो वो जाकर उसके ही अकॉर्डिंग एक कलर बिल्ड करेगा। जितना आप 0 की तरफ जाओगे उतना डार्क, जितना व्हाइट की तरफ जाओगे उतना लाइट, उतना ब्राइट। ओके, तो ये है आपकी इमेजेस की स्टोरी कि किस तरीके से इमेजेस को रीड किया जा सकता है। अब इमेजेस को रीड करने के लिए पाइथन के पास एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है CV2, which actually comes from OpenCV। ओके, तो हम लोगों के पास क्या है? एक OpenCV नाम की लाइब्रेरी है जिसका मतलब है ओपन कंप्यूटर विजन। ओके जी, बात समझिए आप लोगों को? ओपन कंप्यूटर विजन, दैट इज CV2। ये एक लाइब्रेरी आपको पाइथन देता है जो पीछे जाकर यूज नंपी एरे को करेगा, और आपके पास इमेज का एक एरे आपको मिल जाएगा। तो आपने क्या करना है? यू हैव टू डू वन थिंग हियर कि ये हमारे पास फाइल्स हैं, एक फाइल बिल्ड करते हैं इस इमेज को, और एक वीडियो भी रीड करके देखेंगे भी हम लोग। So now first of all we'll simply write import CV2, लेकिन आप इसको इंस्टॉल कैसे करोगे? आपने लिखना है pip install OpenCV -python। ओके, आप लोग इस लाइब्रेरी को जब इंस्टॉल करने जाओगे देन यू हैव टू राइट pip install OpenCV -python। तो आप इसको शिफ्ट एंटर कर देना भाई, इट विल स्टार्ट इंस्टॉलिंग दिस लाइब्रेरी। अभी मेरे पास इंस्टॉल्ड है, आई विल सिंपली स्टार्ट विद इंपोर्ट CV2। Now, when we talk about CV2, it has a predefined method known as IAMRead। क्योंकि जब आप IAMRead मेथड यूज करोगे, देखो अगर आप कभी भी कोई भी फाइल रीड करोगे, अगर आप कभी भी कोई फाइल रीड करते हो, लाइक यू परफॉर्म सम फाइल हैंडलिंग, अगर आप कोई फाइल हैंडलिंग करते हो,
तो फाइल हैंडलिंग में फाइल का एक्सटेंशन कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी अ टेक्स्ट फाइल, इट कुड बी अ एक्सेल फाइल और एनीथिंग, ओके। Okay, so let's continue. So we have this cv2.imread. अब imread एक मेथड दिया गया है, क्यों दिया गया है? क्योंकि जब आप नॉर्मल पाइथन फाइल हैंडलिंग आपने कभी अगर देखा है या नहीं भी देखा, तो हम लोग क्या करते हैं, फाइल को ओपन करते हैं इस तरीके से, ओके, और इसको रीड बाइनरी मोड में ओपन किया जाता है। तो ये क्या करता है, इमेज में एक बाइट कोड दे देता है आपको। सो इफ यू विल ट्राई टू रीड दीज काइंड ऑफ फाइल्स, डॉट रीड अगर आप लगाते हो, दिस इज नॉर्मल पाइथन फाइल हैंडलिंग। ये देखो आप लोगों ने क्या है, ये दिस इज समवॉट लाइक अ बाइट कोड ऑफ योर फाइल। अब इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, इसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है हमारे लिए। वी एक्चुअली वांट द पिक्सल एरे, हमें पिक्सल एरे चाहिए, तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग ओपनसीवी। लेट्स सिंपली पुट दिस थिंग हियर। आपने लिखा इमेज इज इक्वल्स टू cv2.imread, वो इमेज को रीड कर लेता है। Now you can see the shape of your image, that is 668 by 900 by 3. अब ये 3 dimensional array क्यों है और इसका क्या मतलब है? Let's see, we have this image, हमारे पास ये image है, इसके ऊपर माउस लेके जाते हैं, you can see the width is 900 and height is 668. Okay, width कितनी है इमेज की? 900 और height कितनी है? 668. And 3 is the color channel, RGB. Okay, 3 क्या है यहाँ पर? 3 is the color channel of Renin view, जो कि आपको दिया गया है। अगर आप इमेज के अब 0 इंडेक्स पे जाकर देखें तो यू विल सी समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा आउटपुट आपके सामने आता है। अब बस एक छोटा सा यहाँ पर चेंज होगा कि OpenCV uses BGR instead of RGB। बस एक ये बात है जो आप लोगों को याद रखनी होगी कि यहां पर ये ब्लू, ग्रीन और रेड है इंस्टेड ऑफ RGB। Okay. So now, finally we are ready with this thing. अब हम लोगों के पास एक इमेज आ गई है और इमेज के 0 इंडेक्स पे देखा तो पिक्सल एरे आपको मिल चुका है। So this is what pixel array look like. इसको चाहे तो हम लोग मैटप्लॉटलिब से प्लॉट भी कर सकते हैं अपने ग्राफ के ऊपर, क्योंकि एरे ही तो है और एरे को तो प्लॉट कर ही सकते हैं। बट इंस्टेड ऑफ प्लॉटिंग ऑन ग्राफ, आई विल डू वन थिंग, cv2.imshow, और यहां जाकर लिख देते हैं विंडो टाइटल चाहिए होगा एक हमें, लेट्स राइट सचिन एंड देन कॉमा इमेज, एंड देयर इज वन मोर मेथड वी हैव टू राइट, वेट की 0, so it will start this image for you. Okay, तो जैसे ही हमने cv2.im शो किया, ये जाकर इमेज शो कर देता है आप लोगों के लिए, बट वी हैव टू स्टॉप इट फ्रॉम हियर और इसको रीलोड करते हैं एक बार। नाउ व्हाट एग्जैक्टली दिस कोड इज, इस कोड को समझ लेते हैं एक बार। बेसिकली होता ये है कि जैसे ही हम लोग एक काम करते हैं इसमें, cv2.wait की cv2.destroy all windows, okay, so what exactly we are performing here? ये फर्स्ट लाइन तो इजीली समझ आती है। व्हाट दिस लाइन मीन इज हियर कि एक OpenCV के थ्रू एक इमेज शो होगी, उस इमेज की विंडो का टाइटल होगा सचिन, एंड दिस इज द इमेज आई वांट टू शो। नाउ व्हाट एग्जैक्टली दिस लाइन इज, सो सबसे पहले 27 क्या है? 27 इज द एस्काई नंबर ऑफ एस्केप की। आपके लैपटॉप में भी एक एस्केप नाम से की होगी, उसका एस्काई नंबर होता है 27। ये क्यों लिखा है? ये इसलिए लिखा है ताकि जब मैं ये कोड एग्जीक्यूट करूं, ये विंडो ओपन होगी। अब ये विंडो सिर्फ तब क्लोज होगी जब आप एस्केप दबाओगे। इफ यू क्लिक ऑन क्लोज, अच्छा अभी आप क्लोज करोगे, अब इसको लूप में अगर डालेंगे, अभी हमने लूप में नहीं डाला है। ओके, नाउ इफ आई एग्जीक्यूट दिस थिंग अगेन और कोई भी आप की प्रेस करते हो, इट वोंट वर्क। या तो आप यहां से क्लोज करते हो या फिर जाकर इट विल हैंग। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, जुपिटर नोटबुक के साथ कभी भी अगर आप इमेज प्रोसेसिंग करते हो, यू हैव टू रीलोड इट अगेन एंड अगेन। ये एक छोटा सा इशू है OpenCV के साथ।
ओके, तो इसीलिए आप या तो एस्केप प्रेस करो डायरेक्टली, आइदर प्रेस एस्केप और वहां से जाकर क्लोज करके आ जाओ। ओके, नाउ व्हाट इज द CV2 डॉट वेट की? अब ये CV2 डॉट वेट की क्या है? 27 समझ आया आप लोगों को? 27 एस्केप की का स्काई नंबर है। सो इफ आई वांट टू क्लोज द विंडो, इसलिए मैंने ये किया। नाउ व्हाट इज दिस वेट की? इसको समझने के लिए आप लोगों को कुछ 3 से 4 लाइन पढ़नी पड़ेगी यहां पर। ओके, एक बार सब लोग ध्यान से ये कोड पढ़ें। ये इतना लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, रीड दिस थिंग। सब लोग ध्यान से एक बार इसको पढ़े और मेरे को बताएं क्या समझ आया इसको पढ़ के। कुछ समझ आया भी आप लोगों को क्या लिखा हुआ है एग्जैक्टली ये? The function wait key waits for a key event infinitely or for delay milliseconds when it is positive. Since the OS has a minimum time between switching threads, the function will not wait exactly delay millisecond, but it will wait at least delay millisecond, that is जो आपने zero pass किया है, depending on what else is running on your computer at that time. बताओ भाई क्या समझ आता है इसको पढ़ के? और बाकी लोगों को क्या समझ आया? What exactly it is trying to say here? सो बेसिकली इट इज सेइंग कि जब आप अपना सिस्टम में टास्क मैनेजर ओपन करोगे, यू विल सी अ लॉट ऑफ प्रोसेसेस आर रनिंग इन बैकग्राउंड। बहुत सारे बैकग्राउंड प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत सारी थ्रेड्स हैं जो चलती रहती हैं लगातार। लाइक 2000 से ज्यादा थ्रेड है जो सिस्टम में आपकी कॉन्टिन्यूसली रन कर रही है, और 209 प्रोसेस रन कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ऐसे में आप एक विंडो ओपन करोगे, एक नई विंडो ओपन होगी आप लोगों के सामने, और वो जो विंडो आप क्लोज करोगे, द ओएस हैज मिनिमम टाइम बिटवीन स्विचिंग थ्रेड्स, यानी कि एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड तक जाने में बहुत मिनिमम टाइम यूज करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो जीरो है ये है डिले इन मिली सेकेंड्स। सो इट इज सेइंग कि अगर आप यहाँ पे जीरो की जगह कोई भी और इंटीजर पास करते हो, 3 4 5 6 एनीथिंग, सो दैट विल बी अ डिले, कि इतना मिली सेकेंड का डिले ये वेट करेगा। इट विल वेट एटलीस्ट डिले मिली सेकेंड। तो अगर मैं यहाँ जीरो की जगह 2 लिख दूं, इसका मतलब इट विल वेट एटलीस्ट 2 मिली सेकेंड्स। 2 सेकेंड का वेट करेगा एस्केप दबाते ही, और देन इट विल डिस्ट्रॉय ऑल विंडो। डिस्ट्रॉय ऑल विंडो मतलब ये वाली विंडो, इट विल डिस्ट्रॉय दिस विंडो। जैसे ही आप एस्केप प्रेस करते हो, अब क्योंकि मैंने आपको बताया भाई अगेन एंड अगेन आपको दोबारा एग्जीक्यूट करना पड़ता है जुपिटर नोटबुक के अंदर, इट विल हैंग, ये हैंग कर जाता है, इसलिए हमें दोबारा एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो इसीलिए हम इसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन इज कि आप क्या करो, पुट दिस थिंग इन अ व्हाइल लूप, व्हाइल ट्रू, और व्हाइल लूप को हम कर देंगे यहां पर ब्रेक। ओके जी, दैट्स इट, सिर्फ इतना काम करना है। अब ये हमेशा प्रॉपर एग्जीक्यूट होगा, जितना मर्जी उतनी बार आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। ओके, एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? यहां तक कोई भी क्वेरी, कोई क्वेश्चन किसी का, दैट हाउ वी कैन डिस्प्ले द इमेजेस?
Everyone clear? Give me a confirmation. Okay. So this was very simple to show the images using OpenCV. अब इमेज की जगह अगर हम लोग अपने सिस्टम का कैमरा एक्सेस करना चाहते हैं या फिर हम लोग कोई वीडियो प्ले करना चाहते हैं, so we will write cv2 dot video capture. वीडियो कैप्चर नाम से एक क्लास होती है जिसके अंदर अगर आप जीरो लिखते हो, इट मींस जीरो मींस द कैमरा, द डिफॉल्ट कैमरा, जो भी आपकी मशीन में डिफॉल्ट कैमरा, इट विल इनिशियलाइज दैट. ओके. जब एक वीडियो स्टार्ट होती है तो वीडियो भी तो एक्चुअली एक कलेक्शन ऑफ इमेजेस ही है ना. वीडियो इज आल्सो द कलेक्शन ऑफ इमेजेस और उन इमेजेस को वन बाय वन हमें रीड करना है. सो आई विल यूज दिस कोड अगेन. इस कोड को हम फिर से यूज करने जा रहे हैं यहां पर, बट दिस टाइम द इमेज विल कम फ्रॉम cap.read. तो एक प्रीडिफाइन हमको मेथड दिया गया है. जो भी आप कैप वेरिएबल लेते हो, कैप मींस कैप्चर, लेट्स से. सो इट इज गोइंग टू कैप्चर योर कैमरा. आपके कैमरा स्टार्ट होगा, कैमरा स्टार्ट होके कैमरे को रीड करना शुरू करेगा. इन रिटर्न इट विल रिटर्न यू टू वैल्यूज. जब कैप्चर डॉट रीड लिखते हैं तो बदले में दो चीजें मिलती हैं. वन इज फ्लैग वेरिएबल. फ्लैग वेरिएबल में या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है. अगर आपका कैमरा प्रॉपर वर्क कर रहा है, योर कैमरा इज परफेक्टली अवेलेबल, सब कुछ सही है कैमरे से रिलेटेड, देन इट विल गिव यू ट्रू. तो आई कैन राइट इफ फ्लैग, इट मींस माय कैमरा इज वर्किंग प्रॉपर्ली. एल्स अगर मेरे पास सिस्टम में कैमरा ही नहीं है या कैमरा ड्राइवर इंस्टॉल्ड नहीं है या कैमरा किसी और एप्लीकेशन में बिजी है, देन आई विल से कैमरा इज नॉट वर्किंग. ओके. और अगर कैमरा वर्क कर रहा है देन इट विल वर्क परफेक्टली. और यहां लास्ट में एक लिख देंगे कैप्चर डॉट रिलीज. ये क्यों लिखना है? ये इसलिए लिखना है कि जब आप कैप्चर डॉट रिलीज लिखते हो उसके बाद ही ये जाकर आपके कैमरे को रिलीज करेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या आपके सिस्टम में एक कैमरा है, उस कैमरे को किसने होल्ड कर लिया? पाइथन ने. सो पाइथन हैज टू रिलीज द ऑब्जेक्ट ऑफ कैमरा यूजिंग कैप्चर डॉट रिलीज. ओके. नाउ फाइनली अब हमारा जो व्हाइल लूप है उसको हमें एग्जीक्यूट करना है. इट विल स्टार्ट द कैमरा. और अगर कैमरे की जगह हम लोग यहां जाकर लिखकर आते हैं कोई वीडियो लाइक दिस, इफ आई एग्जीक्यूट दिस कोड, तो बस आपको सिर्फ इतना चेंज करना है, जीरो कैमरे के लिए. और अगर आपके पास दो कैमरे हैं, आपके लैपटॉप में एक वेब कैम भी अटैच किया हुआ है लेट्स से आपने, और एक लैपटॉप का कैमरा है, तो जीरो के साथ डिफॉल्ट कैमरा चलता है जो भी है, चाहे वो वेब कैम हो या लैपटॉप का कैमरा, जो भी आपने डिफॉल्ट सेट किया हुआ है. ओके. अगर आप वन सेट कर दोगे तो सेकेंडरी कैमरा जो होगा, या फिर हम लोग एक वीडियो का पाथ पास कर सकते हैं. सो इफ आई पास दिस वीडियो पाथ एंड हिट शिफ्ट एंटर, यू विल सी दिस वीडियो. लेकिन क्या ना, वीडियो का साइज बहुत बड़ा है, रेजोल्यूशन बहुत बड़ा है, तो हम लोग क्या करते हैं, वीडियो के साइज को थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं. दैट इज cv2 dot resize. I want to resize the image by half. तो 0.5 fy 0.5. इसका मतलब जो स्क्रीन की हाइट एंड विड्थ है उसका क्या होगा, हाफ हो जाएगा यहां पर, लाइक दिस. Okay, and it will start this video. Okay, clear everyone? सब लोगों को समझ आया कि किस तरीके से भी हम लोग जाकर वीडियो डिस्प्ले करा सकते हैं. और अगर आपने जीरो लिखा है यहाँ पर तो it will start your camera. Now, any questions? Anyone? कुछ भी, कोई भी डाउट किसी का यहाँ पर? कैप्चर डॉट विल रिटर्न टू ऑब्जेक्ट्स. एक ऑब्जेक्ट होगा, एक ट्रू या फॉल्स होगा, बूलियन. ट्रू आया इसका मतलब वीडियो अवेलेबल है. लेट्स से आपने वीडियो का पाथ गलत कर दिया तो इट विल रिटर्न फॉल्स. फॉल्स रिटर्न करेगा तो कैमरा इज नॉट वर्किंग प्रिंट होना शुरू हो जाएगा. ओके. और इमेज वेरिएबल में जो भी उस
फ्रेम के अंदर जो भी वीडियो के अंदर या कैमरे से जो भी वो डिटेक्ट कर रहा है उसको फ्रेम बाय फ्रेम आपको रीड करके दिखाता रहेगा। ओके, इज इट क्लियर एवरीवन? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट किसी को, कोई भी क्वेरी? इफ वेट की लूप समझा दो। इफ वेट की बेसिकली क्या है ना कि आप ऐसा सोचो, आपने एक वाइल लूप चलाया। जब आप एक वाइल लूप एग्जीक्यूट करते हो, वाइल लूप एग्जीक्यूट करते टाइम क्या होता है कि हम लोगों को एक कॉन्टिन्यूसली एक प्रोग्राम है जो लगातार रन करते जा रहा है, ठीक है? वो प्रोग्राम बंद कब करना है? मैं चाहता हूं कि जब मैं एस्केप की प्रेस करूं तब वो प्रोग्राम बंद हो जाए। ओके, तो मैंने लिखा इफ cv2.wait is double equals to 27। अब 27 मैंने आपको बताया एस्केप की का स्काई नंबर है, तो वो रीड स्काई के थ्रू करता है। सो इफ आई प्रेस एस्केप तो ये जाकर इस कोड को एग्जीक्यूट करता है cv2.wait की को और ब्रेक कर देता है। ब्रेक किस चीज को करता है? वो ब्रेक कर देता है आपके इस एग्जिस्टिंग ओपन सीवी की विंडो को जो खुली हुई है उसको बंद कर देता है। और फिर जैसे ही आप वाइल लूप से बाहर आते हो आपके कैमरा को या वीडियो को रिलीज कर देता है और सारी विंडोज को डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी कि बंद कर देता है। ये हुआ यहाँ पर। तो वेट की क्यों लगाया है? वेट की इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर एक थ्रेडिंग होती है। जितने भी आपके प्रोसेस होते हैं, जितने भी एप्लीकेशन होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो भी रन करते हैं, उन सब के अंदर थ्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। तो अगर आप लोगों ने मल्टी थ्रेडिंग जैसा कुछ पढ़ा है देन आई होप, या फिर आप तभी रिलेट कर सकते हो। नहीं पढ़ा है तो बस ऐसा सोचो कि जब एस्केप दबाते हैं तो एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन पे स्विच होने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के पास बहुत कम टाइम है। तो हमने उसको बोला कि एटलीस्ट 2 मिली सेकेंड का वेट रखो, डिले रखो और फिर बाहर आ जाओ। 2 is delay in milliseconds. 2 is delay in milliseconds. And 27 is sky number of escape. कैप्चर डॉट रिलीज क्या कर रहा है बेसिकली? अब आप सोचो कि आपकी मशीन में एक कैमरा है, उस कैमरे को आपने पाइथन के थ्रू एक्सेस कर लिया। तो जब मैं यहां से अपनी मशीन में कैमरा चलाऊंगा तब क्या वो चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो कैमरा है वो यहाँ दूसरी एप्लीकेशन में यूज हो गया है या यूज हो रहा है अभी, उसको उसने होल्ड किया हुआ है। तो जब मैं कैप्चर डॉट रिलीज करता हूं तब वो कैमरे को रिलीज करता है, और जब कैमरा रिलीज होगा तभी कोई और एप्लीकेशन कैमरे को यूज कर पाएगी। कैप्चर इज बेसिकली हमने वेरिएबल बनाया है, इट्स नॉट प्रीडिफाइंड। हमने कैप्चर बनाया है, वीडियो कैप्चर प्रीडिफाइंड है। सो वीडियो कैप्चर इज प्रीडिफाइंड है जिसमें आपने ये पास किया। वीडियो चलाने में कैमरा क्यों चाहिए? कहां है कैमरा? वीडियो चलाने में कैमरा नहीं चाहिए, कैमरा अलग है, वीडियो अलग है, लेकिन दोनों के लिए कोड हम सेम ही रखेंगे ताकि मुझे सिर्फ यहाँ जब कैमरा चाहिए होगा तो 0 लिख दे, जब कैमरा नहीं चाहिए तो वीडियो का पाथ लिख दे बस। बाकी जब कैमरा चलाओगे तब तो रिलीज करना पड़ेगा ना। Okay guys, so now we know that how to actually initialize camera, video and all. ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने जाकर ये एक बेसिक कोड इंट्रोड्यूस किया ओपन सीवी के अंदर, जिसके थ्रू आप किसी भी इमेज को, वीडियो को रीड कर सकते हो। तो एक बार इसको सब लोग देखें और कुछ भी पूछना है तो बताएं। ओके, अच्छा इसमें आप एक काम और कर सकते हैं, लाइक हम कैमरा और एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। लाइक 0 सेट किया हुआ है, बस ध्यान ये रखना है कि अगर आपके सिस्टम में कोई वेबकैम वगैरह है तो वो चलेगा लाइक दिस। जैसे ही हम लोगों ने 0 सेट किया तो 0 पे मेरा वेबकैम इंस्टॉल्ड है, सो इट विल स्टार्ट दिस वेबकैम फ्रॉम हियर। ओके,
ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग। आगे बढ़ते हैं। अब बात यह है कि जब आप कोई कैमरा वैमरा से रीड करते हो चीजें, हाउ वी आर गोइंग टू डिटेक्ट द फेस। जैसे कि जब आप फेस रिकॉग्निशन अगर करने जाते हो, तो फेस को रिकॉग्नाइज करने से पहले क्या डिटेक्ट करना पड़ेगा, इमेज में फेस कहां पर है। जब इमेज से फेस को डिटेक्ट करेंगे तभी तो उसका डेटा कलेक्ट करेंगे, तभी तो उस पर फिर रिकॉग्निशन जैसी चीजें काम करने वाली हैं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट हाउ वी कैन कलेक्ट द डेटा ऑफ फेस, लेकिन उसके लिए इमेज से फेस का डिटेक्ट करना बहुत जरूरी है। ओके, तो फेस डिटेक्शन का आप ऐसे समझ के चलें कि आज की डेट में हर एक एप्लीकेशन जो भी कैमरा यूज करती है, लाइक सपोज यू यूज स्नैपचैट और योर डिफॉल्ट कैमरा, व्हाटएवर एप्लीकेशन यू यूज, हर किसी के अंदर क्या होता है, जैसे कैमरा स्टार्ट करते हैं आपके फेस के ऊपर एक रेक्टेंगल या स्क्वायर बना देते हैं। इट मींस वो आपके फेस को डिटेक्ट कर लेते हैं, या जितने भी नंबर ऑफ फेसेस होते हैं उस पर्टिकुलर फ्रेम के अंदर, दे आर एबल टू डिटेक्ट ऑल द फेसेस। ओके, फेस डिटेक्ट करने के लिए व्हाट इज द एल्गोरिथम, व्हाट इज द प्रोसीजर। तो फेस डिटेक्शन का जो एल्गोरिदम है, फर्स्ट इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय दीज टू पीपल, वॉयला जॉन्स। ये दो लोग हैं, पॉल वॉयला, माइकल जॉन्स। इन लोगों ने 2001 में फर्स्ट टाइम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया था कि फेस को कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है एक इमेज से। ओके, अब इमेज को, फेस को डिटेक्ट करने के लिए व्हाट दे डिड, दे क्रिएटेड 4 स्टेप। इन लोगों ने 4 स्टेप बनाए। फर्स्ट स्टेप इज detect her features. Second step is integral images. Third step is add a boost. And fourth step is cascade classifier. फेस डिटेक्ट करने के लिए या कोई भी ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करने के लिए वॉयला एंड जॉन्स, इन दोनों लोगों ने क्या किया, 4 स्टेप बनाए। कि सबसे पहला काम क्या करना है, हार फीचर्स डिटेक्ट करना। अभी हार फीचर्स क्या होता है, सो बेसिकली हार इज अ नेम ऑफ अ मैथमेटिशियन, एल्फ्रेड हार। एक मैथमेटिशियन था जिसका ये नाम था, उसके नेम से कुछ फीचर्स बनाए गए कि हर एक ह्यूमन के अंदर, जितने भी ह्यूमन फेसेस हैं इस दुनिया में, सबके फेस के फीचर सेम ही तो होते हैं। लोकेशन ऑफ आईज, नोज, लिप्स, चिन, जितनी भी चीजें हैं एक फेस पर या लोकेशन है वो सब सेम है। किस चीज का फर्क है, कलर का फर्क है या थोड़ा बहुत साइज का फर्क है। मैं ये बोल सकता हूं कि इस वर्ल्ड में जितने भी ह्यूमन है इन सभी के फेसेस, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, सबका ह्यूमन फेस एक जैसा है बिल्कुल। बस किस किस चीजों का डिफरेंस है, भाई किसी की आंखें छोटी हैं, किसी की आंखें बड़ी हैं, यही तो डिफरेंसेस है, इससे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। या फिर कलर का डिफरेंस है। वी हैव ओनली दीज 2 डिफरेंसेस। इन दोनों डिफरेंसेस को इन्होंने कैसे ओवरकम किया, यूजिंग हार फीचर्स। तो इन्होंने कहा सबसे पहले कोई भी इमेज है ना उसको ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर दो। फर्स्ट कन्वर्ट ऑल द इमेजेस इनटू ब्लैक एंड व्हाइट, कलर की प्रॉब्लम ही खत्म। बात समझ आई आप लोगों को ये वाली मेरी, ध्यान से सुनना इस बात को, आपको समझ आ जाएगा पूरा इमेज प्रोसेसिंग का फंडा, पूरा फेस रिकॉग्निशन डिटेक्शन कैसे किया जाता है। देखो वर्ल्ड में जितने भी फेसेस हैं ह्यूमन के, जितने भी, उन सबको कहता है जब भी रीड करेंगे ना ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर देंगे। क्यों, उससे कलर की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। कोई कितना भी गोरा हो, कोई कितना भी काला हो, इट डजंट मैटर, सब एक जैसे हो जाएंगे। पहला फीचर। अब बचा दूसरा। दूसरे के लिए इन्होंने थोड़ा एफर्ट लगाया, थोड़ी मेहनत की, क्योंकि जो फीचर्स होते हैं, किसी के, मैंने बताया कि किसी के जो फेस के फीचर्स होंगे वो छोटे होंगे, किसी के फेस के फीचर्स बड़े होंगे, इट डिपेंड्स। इसके लिए कलेक्ट किया गया 4000 इमेजेस का डेटा। इन्होंने क्या किया, 4000 ह्यूमन फेसेस का डेटा कलेक्ट किया और उनको फ्लिप कर दिया, तो टोटल हो गए 8000। ओके, बाय डिफॉल्ट 4000 फेसेस कलेक्ट किए थे इन लोगों ने अपनी स्टडी के टाइम पे, रिसर्च के टाइम पे, और उनकी इमेजेस को फ्लिप कर दिया, मिरर इमेज कर दिया, तो टोटल उनके पास कितनी इमेजेस हो गई, 8000 इमेजेस हो गई। अब 8000 इमेजेस पे उन लोगों ने एक डेटा बिल्ड किया जिसको बोलते हैं हार कैस्केड डेटा। ठीक है, अब बात करते हैं कि हार कैस्केड है क्या, इसने क्या किया। इसने कहा कि देखो कोई भी ह्यूमन फेस है, उससे हम ये कैसे डिटेक्ट करेंगे कि ये आईज है, ये नोज है, ये लिप्स है, ये कैसे डिटेक्ट होगा। ये बहुत सिंपल कर दिया जब इन लोगों ने हार फीचर्स को इंट्रोड्यूस किया। देखो बहुत ध्यान से इस इमेज को देखना है। व्हाट दे एक्चुअली लाइक ट्राई टू कन्वे, उन्होंने क्या कन्वे किया, इन्होंने कहा देखो कोई भी ह्यूमन फेस देखोगे ना, जब वो ब्लैक एंड व्हाइट में आप देखना शुरू करोगे, ये जो कलरिंग दिखाई गई है ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाई गई है,
कहता है नोज का जो ब्रिज सेक्शन होता है, जो मिड सेक्शन होता है, ये इट विल ऑलवेज बी ब्राइटर देन द लेफ्ट एंड राइट सेक्शन। नोज का जो मिड सेक्शन होगा ये हमेशा व्हाइट होगा या लाइट होगा इफ आई कंपेयर टू द लेफ्ट एंड राइट। नोज के जो लेफ्ट राइट सेक्शन है वो डार्क होंगे, मिड सेक्शन व्हाइट होगा, ठीक है। इसके ऊपर अगर देखेगा तो आईब्रो डार्क होगी, आईब्रो के ऊपर लाइट होगा। सेम टीथ अगर नजर आते हैं तो भाई वो व्हाइट होगा, नीचे ब्लैक होगा, ऊपर ब्लैक होगा थोड़ा। और ब्लैक का मतलब ये नहीं प्योर ब्लैक, इसका मतलब डार्क एंड लाइट से लेकर चलना है आप लोगों को। अब यही चीज की कंफर्मेशन लेते हैं कि क्या सच में ऐसा है। देखो, फर्स्ट आई विल कन्वर्ट दिस इमेज इनटू ग्रे स्केल। पहले इसको ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करते हैं। नाउ दिस इमेज इज कन्वर्टेड इनटू ब्लैक एंड व्हाइट। अब ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करने के बाद हमें देखना है कि क्या सच में इसका जो नोज का ब्रिज सेक्शन है वो लाइट होगा। एग्जैक्टली तभी वो साइड व्यू डिटेक्ट नहीं कर पाते। और जब आप कभी अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाओगे, कभी किसी भी ऐसी जगह पे जाते हैं ना, सब बोलते हैं सामने देखो बिल्कुल फ्रंट एकदम, ताकि वहां से आपका परफेक्टली फेस डिटेक्ट किया जाता है। इसीलिए आपको हमेशा सामने देखने के लिए बोला जाता है भाई। तो अब ये चीज हम चेक कर रहे हैं कि क्या सच में ऐसा है। तो देखते हैं भाई, जब इसका पिक्सल एरे आपको नजर आएगा ना, ये देखो, देखा भाई आप लोगों ने। अगर मैं बात करूं, ये जो ब्रिज रीजन है नोज का, ये मिड सेक्शन लाइट है, लेफ्ट और राइट सेक्शन डार्क है। समझ आई ये वाली बात आप लोगों को। आप आईब्रोज चेक करो, ये डार्क है, ऊपर लाइट है, नीचे लाइट है, आईज डार्क है। इस तरीके से एक ह्यूमन फेस के एक्सटर्नल लाइट, हाँ बिल्कुल एक्सटर्नल लाइट से भी बहुत डिफरेंस पड़ता है, ठीक है। बट हाँ, इतने डेटा पे ट्रेन किया गया, इतने डेटा पे स्टडी की गई है, जिसकी वजह से वो बहुत ही मतलब रेयर वाले चांसेस हो जाते हैं। रिजल्ट्स गलत भी आते हैं, ऐसा नहीं कि रिजल्ट्स हमेशा परफेक्ट ही मिलेंगे, रिजल्ट्स गलत भी आते हैं, ठीक है। बट हाँ 80-90% तो यू विल गेट द परफेक्ट रिजल्ट। और आप जब कैमरा यूज करते हो उसमें भी तो वो कई बार गलत करता है ना डिटेक्ट, ऐसा तो नहीं कि वो भी 100% एक्यूरेट है, ओके। तो दैट्स हाउ हार कैस्केड फीचर्स वाज इंट्रोड्यूस, कि फेस के ऊपर ये फीचर्स अप्लाई करके देखे जाएं और ये देखा जाता है कि ये जो फीचर्स हैं इस पूरी इमेज में कहां मैच करते हैं। क्योंकि इमेज में फेस ढूंढना है, सोचो, वी हैव टू फाइंड आउट द फेस फ्रॉम दिस फुल इमेज। इस पूरी इमेज में फेस कहां है जहां ये फीचर्स मैच करेंगे। अब भाई आप लोगों को ये बात समझ। और ये फीचर कैसे मैच करेंगे, एक स्लाइडिंग विंडो नाम का कॉन्सेप्ट होता है। देयर इज अ कॉन्सेप्ट नोन एज स्लाइडिंग विंडो। स्लाइडिंग विंडो क्या होती है, यहां टॉप लेफ्ट में मैंने एक बॉक्स बनाया, ये विंडो में इन सभी फीचर्स को मैच किया जाएगा कि क्या इस विंडो में वो वाले फीचर मैच करते हैं, हार फीचर्स नहीं करते, आगे बढ़ो। ऐसे करके ये पूरी इमेज में स्लाइड करता चला जाएगा और ढूंढना शुरू कर देगा कि कौन से विंडो में वो हार फीचर्स मैच कर रहे हैं। बात समझ आई आप सब लोगों को ये। तो यहां तक जब वो यहां पर आएगा तब जाकर उसको वो सारे फीचर्स मैच मिल जाएंगे कि हाँ जी ये जितने भी हार फीचर्स हैं वो सब मैच कर गए यहां पर। ओके, इज दैट क्लियर, समझ आई सब लोगों को ये बात। तो इस तरीके से आपका फेस डिटेक्शन का एल्गोरिदम काम करता है एक्चुअली। ये स्लाइडिंग विंडो पूरी इमेज में घूमती रहती है, हार फीचर्स को मैच करती है, और जो हम फाइल यूज करेंगे ना अभी, जिसके थ्रू ये फेस डिटेक्ट होंगे, उसके अंदर एन नंबर ऑफ फेसेस पे काम किया गया, और चाहे कितना भी छोटा फेस हो, कितना भी बड़ा फेस हो, सबको डिटेक्ट करने का कोड लिखा गया है। ऑलमोस्ट सभी को डिटेक्ट कर ही लेता है ये, ओके। अच्छा, अब इसको ट्राई कैसे किया जाए, कोड कैसे किया जाए। कोड करने के लिए आपको एक ऑलरेडी डेटा मिलेगा। अगर आप सर्च करें, हार कैस्केड डेटा सर्च करना है आपको इंटरनेट पे, और यहां से ही आपको ले जाएगा गिटहब। और गिटहब में आपको बहुत सारी कुछ फाइल्स मिलेंगी जो पहले से एक्सएमएल फाइल बनी हुई है। ये फाइल्स अगर आपको यहाँ से कोई भी चीज डिटेक्ट करनी है, लाइक आप आईज डिटेक्ट करना चाहते हो, कैट का फेस डिटेक्ट करना चाहते हो, ह्यूमन फेस डिटेक्ट करना है, फुल बॉडी, लाइसेंस प्लेट, ठीक है, कार की लाइसेंस प्लेट डिटेक्शन का भी यहाँ पर एक फाइल बनी हुई है ऐसे ही, लोअर बॉडी, प्रोफाइल फेस, राइट आई, रशियन प्लेट, स्माइल, अपर बॉडी, इन सब चीजों को डिटेक्ट करने के लिए एक्सएमएल फाइल्स बनी हुई है। हमें कौन सी फाइल चाहिए, वी वांट हायर कैस्केड फ्रंटल फेस डिफॉल्ट डॉट एक्सएमएल, हमें ये फाइल चाहिए। ये है ह्यूमन फेस को डिटेक्ट करने के लिए। तो इस फाइल पे चलते हैं, यहां पर क्लिक ऑन दिस फाइल।
तो जैसे ही आप इस फाइल के अंदर जाओगे ना, बाय डिफॉल्ट ये फाइल डाउनलोड नहीं हो पाती, या तो आप पूरा ही फोल्डर डाउनलोड करो, या फिर जब ये फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है, ध्यान से देखना सब लोग इस स्टेप को, जब ये फाइल ओपन हो जाएगी देन यू हैव टू क्लिक ऑन एक बार फिर से सर्च कर लेते हैं भाई इसको, एक डेटा, यहां से आपको जाना होगा फ्रंटल फेस डिफॉल्ट डॉट एक्सएमएल पे, और जब ये फाइल ओपन होगी तो एक बटन आएगा, उस पर लिखा होगा रॉ, RAW लिखा होगा, उस पर क्लिक करेंगे, वहां से वो फाइल जब रॉ फॉर्मेट में ओपन होती है तो उसको सेव कर लिया जाता है। और आई विल डू वन थिंग, आई विल शेयर दिस फाइल, मेरे पास पहले से ही फाइल है, मेरे को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। सो लेट्स कॉपी दिस फाइल, सो दिस इज द फाइल वी हैव, और फिर जाते हैं यहाँ फोल्डर में अपने पेस्ट कर देते हैं। ओके, आई विल शेयर दिस फाइल विद ऑल ऑफ यू, मैं ये फाइल आप लोगों को शेयर कर दूंगा। अब बात करते हैं फेस डिटेक्ट होगा कैसे। ओके, तो इसके लिए इसको कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं इस वाले कोड को, प्लस इमेज रीड करने का कोड भी रख लेते हैं अपने पास, या इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस थिंग इन दिस फाइल, इसको एक न्यू फाइल में कर लेते हैं। ओके, ताकि भाई आप लोगों के रेफरेंस के लिए रहेगी ये फाइल, और दूसरी फाइल में नया कोड लिखते हैं। So first, let's import CV2. CV2 dot IM read. The name of image is this. Image आ जाती है भी हम लोगों के पास। Can we use web crawling here? For what? Web crawling किसके लिए यूज करना चाहते हो आप यहाँ पे? नहीं, मतलब फाइल डाउनलोड करने के लिए मिल रही है तो वेब क्रॉलिंग क्यों करना है? उसके साथ एक डिसएडवांटेज आ जाएगा कि हमेशा नेट चाहिए होगा, लेकिन अगर फाइल डाउनलोड कर लोगे तो बिना इंटरनेट के भी फेस डिटेक्ट कर पाओगे। ओके, और वैसे भी वो github.com है, तो माइट भी आपको क्रॉल ना करने दे, माइट, यू हैव टू टेस्ट। ओके, तो अभी क्या होता है, आप लोगों को एक XML फाइल मिलती है जिसको हमने इस तरीके से लोड करना होता है। CV2.cascade classifier नाम से प्रीडिफाइंड एक क्लास है, उसमें अपनी XML फाइल पास करो। अब ये ना प्रोसीजर देखो सब लोगों के लिए सेम होगा। अगर लेट्स से आप कार की लाइसेंस प्लेट डिटेक्ट करना चाहते हो, तो कार की लाइसेंस प्लेट डिटेक्ट करने की वहां पर एक फाइल थी, जस्ट पुट इट हियर, सेम ऐसे जाके पुट कर देना है, दैट्स इट। ओके, अब क्या करना है, हैव डेटा, इसके पास एक मेथड है डिटेक्ट मल्टी स्केल, पास योर इमेज हियर। देख रहे हो सबसे अच्छी चीज क्या है कि हमें इसका एल्गोरिदम नहीं लिखना। अगर एल्गोरिदम लिखना होता ना, ये 4 स्टेप लिखे हैं अभी मैंने यहाँ पर, जिसमें से एक बताया है, अभी तो ये 3 स्टेप भी हैं, सोचो, जिसमें से आपको डिसीजन ट्री पढ़ना पड़ेगा एडाबूस समझने के लिए। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? तो जब आप ये पूरे 4 स्टेप की एल्गोरिदम परफॉर्म करते हो तब जाकर आपको ये डेटा मिलता है। तो अच्छी चीज क्या है, वी ऑलरेडी हैव दिस डेटा एंड फ्यू मेथड्स व्हिच हेल्प अस टू डिटेक्ट द फेस। हमें फेस डिटेक्ट करने की मेहनत की जरूरत नहीं है, हम अपने मशीन लर्निंग एल्गोरिदम पे मेहनत करें बस। ओके, नाउ आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस कोड, लेट्स सी द आउटपुट। बदले में एक एरे आता है, उस एरे के अंदर 2 एलिमेंट। अब ये क्या है, इट इज सेइंग कि इस इमेज के अंदर इसको 2 फेस मिले हैं, लेकिन क्या इस इमेज में 2 फेस थे? इस इमेज में तो भाई एक ही फेस है। इसने क्या किया, इसने इस इमेज के अंदर से 2 फेस को ढूंढ लिया है, लेकिन अब भाई जैसे इसने 2 फेस ढूंढा तो ये तो एक क्वेश्चन मार्क आ गया ना कि 2 फेस कहाँ है? इस इमेज में तो एक ही फेस है। बात समझ आ रही है ना भी आप लोगों को? ये नहीं फ्लिप नहीं किया, सबसे पहले माइंड में यही आता है कि शायद इसने भी फ्लिप कर दिया होगा, नहीं, वो सिर्फ पहले तब किया गया था भाई, अब नहीं करता फ्लिप फ्लिप। ठीक है, तो व्हाट इट डज कि इसने क्या किया है ये हमें चेक करना पड़ेगा, प्लॉट करके देखेंगे। तो ये है क्या चीजें ये सब, दिस इज एक्स वाई विड्थ हाइट, जो भी फेस इसने डिटेक्ट किया है उस फेस के कोऑर्डिनेट मिल गए, एक्स वाई विड्थ हाइट। ओके, सेम फीचर किसी और पार्ट में भी तो मिल सकते हैं ना सर? हाँ जी बिल्कुल, जो सेम फीचर किसी और पार्ट में मिले हैं ना, वही इसने सेकंड फेस समझ लिया है।
लेकिन हम इसको बेटर करेंगे और एक ही फेस पे लेके आएंगे, तो उसके लिए हमें कुछ ट्यूनिंग करनी पड़ेगी थोड़ी, तो देखते हैं कैसे करना है। तो व्हाट आई विल डू हियर इज कि हार डेटा डॉट डेटा मल्टी स्केल किया हम लोगों ने, और एक छोटा सा काम करते हैं, ये वाली व्हाइल लूप कॉपी करते हैं, क्योंकि हम लोगों को अब क्या करना है, रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। रेक्टेंगल कहां पर ड्रॉ करना है, ड्रॉ ऑन फेस। सो फर्स्ट आई विल राइट, पहले ये वाली लाइन लिखते हैं, इट विल रिटर्न फेसेस। इसने फेसेस का एक एरे दिया, उस फेसेस एरे में क्या मिलेगा, एक्स वाई विड्थ और हाइट। और यहां लिखते हैं फेसेस, इसके ऊपर लूप लगा देते हैं, फॉर एक्स कोमा वाई कोमा विड्थ कोमा हाइट इन फेसेस, क्योंकि भाई आपको ये चार चीजें दे रहा है, एक्स वाई विड्थ हाइट। ओके, अब हमने क्या करना है, cv2 डॉट रेक्टेंगल, हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है फेस के ऊपर। तो इमेज पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ होगा, उसका एक्स वाई क्या है, ये आप ऊपर से फेच कर ही रहे हो ना यहाँ पर एक्स वाई। फिर बताना है रेक्टेंगल की हाइट विड्थ कितनी बड़ी चाहते हो, जितना बड़ा फेस तो x प्लस डब्ल्यू कोमा वाई प्लस एच, यानी कि x से लेकर उसकी विड्थ तक, y से लेकर उसकी हाइट तक एक रेक्टेंगल ड्रॉ होना चाहिए। उस रेक्टेंगल के बॉर्डर का कलर 000 यानी कि ब्लैक कलर, उस रेक्टेंगल के बॉर्डर की विड्थ 3 पिक्सल्स। पैरामीटर समझ आ गए आप लोगों को, ये सभी पैरामीटर्स क्या है। फर्स्ट पैरामीटर इज कि रेक्टेंगल किस पे ड्रॉ करना है, इमेज वेरिएबल पे, उसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट, फिर उस रेक्टेंगल की हाइट एंड विड्थ, फिर उस रेक्टेंगल के बॉर्डर का कलर, एंड फाइनली द थिकनेस ऑफ बॉर्डर, दैट इज 3। ओके, एग्जीक्यूट करके देखते हैं, आप देखते हैं कि क्या इसने किया है। तो इसने देखो जी कुछ ऐसा कर दिया, ये कह रहा है मुझे ऐसी दो चीजें नजर आ रही हैं जहां पर ब्लैक एंड व्हाइट फीचर काफी मैच कर रहे हैं। तो फेस तो इसने डिटेक्ट किया, लेकिन उसके साथ एक खराब कुछ भी प्रेडिक्शन आप इसको कह सकते हो जो इसने दी, साथ में इसको भी डिटेक्ट किया। तो इसको कैसे ठीक किया जाए, इसको ठीक करने के लिए एक बहुत सिंपल सा तरीका बनाया गया है, और ये इमेज रीड करने का कोड भी यहां कर देंगे, क्योंकि ये क्या करता है, इमेज पे ना रेक्टेंगल ड्रॉ करके सेव कर देता है। तो हमें चाहिए कि बार बार इमेज रीड करें ताकि इमेज से रेक्टेंगल हट जाए। नाउ डिटेक्ट मल्टी स्केल के अंदर एक पैरामीटर पास करते हैं, लेट्स से 1.2। 1.2 का मतलब है बाय डिफॉल्ट ये होता है 1.0। 1.0 का मतलब है कि बाय डिफॉल्ट जो इमेज का जूम है, जो स्केल है वो 100% है। 1.1 मतलब कितना हो गया, स्केल जूम 110%। 1.2 मतलब 120%। आपने इमेज को क्या किया है, देखो जब आप ये गूगल क्रोम यूज करते हो तो आप कंट्रोल प्लस करके जूम करते हो, 110% हो जाता है। फिर एक बार कंट्रोल प्लस करते हो 125 या 120% हो जाता है कि नहीं। गेटिंग अ पॉइंट एवरीवन। ऐसे ही हमने इमेज को क्या किया, स्केल कर दिया, जूम कर दिया 1.2। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि जब आपकी इमेज जूम होती है ना, ये देखो आपका कंप्यूटर इजीली पिक्सल्स को डिटेक्ट कर पाता है। अभी तो ग्रिड नजर आती है, जब हम जूम करते हैं तो ये चीज कंप्यूटर बहुत इजीली रीड कर सकता है जब उसको ग्रिड नजर आती है। अब भाई हाई क्वालिटी की इमेज है तो वहां पर वो फंस सकता है, अटक सकता है, इसलिए हमने उसको थोड़ा जूम कर दिया। अब चेक करते हैं रिजल्ट सही हुए, इंप्रूव हुए कि नहीं। परफेक्ट। और देखो जरूरी नहीं है कि 1.2 ही सेट करना पड़े, डिपेंड्स अगेन कि कितनी मुश्किल हो रही है, कितनी आसानी से वो चीजों को डिटेक्ट कर पा रहा है। और यही सेम एल्गोरिदम कहां लगेगा, वीडियो पे, सेम। तो लेट्स राइट दिस कोड हियर। और आपको ये वाला कोड चाहिए होगा, लेकिन अब ये वाला कोड आपको कहां लिखना पड़ेगा, लूप के अंदर। क्यों, क्योंकि लूप में क्या है, कैमरा चल रहा है और कैमरे में हर फ्रेम अलग है और हर फ्रेम पे से उसको फेस डिटेक्ट करने होंगे। ओके, तो अभी देखते हैं भाई ये कर पाता है कैमरे से फेस डिटेक्ट या नहीं कर पाता है। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखें भाई क्या आता है रिजल्ट। ओके, यू कैन सी कि मैं जैसे जैसे मूव करता हूँ, अच्छा पीछे भी देख रहे हो, मतलब पीछे कोई है
तो माइट बी 1.2 हमने जो सेट किया उसके हमें थोड़ा और चेंज करें ताकि ये वाला जो एक्स्ट्रा रेक्टेंगल आ रहा है ये हट जाए, ठीक है। तो ट्राई करें इसको थोड़ा 1.3 करके देखें। माइट बी और थोड़ा हमें इंप्रूव करना होगा, बट हाँ पहले से थोड़ा ठीक है। ओके, तो अभी आप लोगों को लेकिन ये समझ आया होगा कि ये कैसे फेस को डिटेक्ट कर पाता है। इतनी बात समझ आई आप लोगों को? हाउ जूमिंग इज हेल्पिंग, बेसिकली जूम करने का मतलब समझो ना कि आप स्केल करते हो, जब आप स्केल करते हो तो पिक्सल फटने शुरू हो जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? जब आप किसी इमेज को जूम करते हो तो पिक्सल फटने शुरू हो जाते हैं कि नहीं? वो पिक्सल हमारे लिए फटते हैं हम जब देखते हैं, लेकिन इमेज के लिए क्या होता है, जब कंप्यूटर उसको देखता है तो इजीली वो एजेस को डिटेक्ट कर पाता है, बाउंड्रीज को डिटेक्ट कर पाता है। जब बाउंड्रीज को डिटेक्ट कर पाता है तो कलरिंग उसके लिए निकालना और इजी हो जाता है। ओके, बताइए भैया, अब सब लोगों को समझ आया? अब यहाँ पे जो वीडियो चल रही थी ना, इस वीडियो के सारे फेसेस डिटेक्ट हो जाएंगे, मतलब ऑलमोस्ट जो सामने देख रहे होंगे वो तो हो ही जाएंगे। ये देखो जी, एक इसका थोड़ा वो कम कर देते हैं स्केलिंग, ये ट्यून करके रखना होता है हमें, ऐसा नहीं है कि स्केलिंग हर किसी की सेम चले, ठीक है। एक तो ना वीडियो बहुत स्लो चल रहा है, और इसमें एक काम और करेंगे हम, कैप्चर डॉट रीड इमेज डायरेक्ट मल्टी स्केल। पहले रिसाइज कर लेते हैं फिर डिटेक्ट करते हैं। हाँ, अभी है ना परफेक्ट। पहले हमने एक छोटी सी गलती कर दी थी कि पहले हमने फेस डिटेक्ट कर लिया फिर रिसाइज कर दिया, तो रेक्टेंगल गलत जगह पे ड्रॉ हो रहे थे। नाउ यू कैन सी, अब देख रहे हो ऑलमोस्ट सारे फेसेस डिटेक्ट कर पा रहे हैं जितने भी फ्रंट फेसिंग है, ठीक है। साथ में एक दो एरर भी होंगे, ये ध्यान रहे, इट्स नॉट लाइक कि 100% बिल्कुल सही देने वाला है, बट हाँ काफी एक्यूरेट है। अब जैसे ना ये स्टूडेंट है, ये थोड़ा इधर उधर देख रहा है तो इसका फेस साइड में है, मतलब हो भी सकता है डिटेक्ट करे, हो भी सकता है ना करे। जैसे भी ये साइड में देखेगा तो इसका फेस डिटेक्ट नहीं करेगा, फिर देखा आप लोगों ने फेस डिटेक्ट करना बंद कर दिया था जैसे उसने साइड में देखा। क्लियर? तो अब आप इसको किसी वीडियो के साथ किसी भी चीज के साथ टेस्ट कर सकते हो, लेकिन अभी ध्यान रहे दिस इज फेस डिटेक्शन। ये क्या हुआ है? फेस डिटेक्ट हुआ है कि इमेज में फेस कहाँ है। अब इसको क्या करना है, इसको तो रिकॉग्नाइज करना है कि आप कौन हो। अभी रिकॉग्नाइज कैसे करेगा? How it will be able to recognize the face? क्योंकि देखो फेस तो डिटेक्ट हो गया, लेकिन रिकॉग्निशन कैसे काम करेगा? एग्जैक्टली तो भाई इसके लिए फेस डिटेक्शन तो ठीक है चल गया, लेकिन अभी फेस रिकॉग्निशन के लिए तो फेस का डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा ना पहले हम लोगों को। गेटिंग अ पॉइंट एवरीवन? पहले क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट यू हैव टू कलेक्ट द फेस डेटा। जिस भी इंसान के फेस रिकॉग्निशन पे आप काम करना चाहते हो, लाइक अपना फेस रिकॉग्निशन एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, तो पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट यू हैव टू कैप्चर योर फेस फ्रॉम दिस कोड। आपको अपना फेस का डेटा सेव कराना पड़ेगा। इफ वी डोंट रिसाइज द इमेज व्हाट विल हैपन? इस वाले की बात कर रहे हो आप कि अगर हम इसको रिसाइज ना करें, बेसिकली क्या है ना, वीडियो का रिजोल्यूशन हाई है, तो वीडियो के रिजोल्यूशन हाई होने की वजह से वो वीडियो बहुत बड़ी नजर आती है, तो प्रॉपर मेरी स्क्रीन पे वो कैप्चर नहीं हो पाती, तो आधी अधूरी वीडियो आती है, इसलिए हमने उसको रिसाइज किया। ये चीज कैमरे के केस में सही चल जाती है कि कैमरे के केस में इतना वो क्या स्क्रीन पे उसको एडजस्ट कर लेता है, लाइक दिस।
ठीक है ना। ओके तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि फेस रिकॉग्निशन कैसे इंप्लीमेंट होगा। फेस रिकॉग्निशन करने के लिए फर्स्ट वी हैव टू कलेक्ट अवर डेटा ऑफ फेसेस। अभी पूरी इमेज सेव नहीं करनी। देखो आप चाहो तो एक कोड लिख सकते हो cv2.imwrite के नाम से। ये क्या करेगा, आपकी मशीन में आपके फेस स्टोर करता चला जाएगा। इट विल सेव योर फेस या सेव योर इमेजेस इन योर मशीन। लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं करना, हमें इमेजेस को राइट नहीं करना अपनी मशीन में, ठीक है। हमें फेस के डेटा को स्टोर कराना है। तो मैं इस कोड को ऐसे ही रखूंगा, देन आई विल राइट दिस कोड अगेन। और यहाँ एक कमेंट डाल देते हैं, कलेक्टिंग फेस डेटा, जो कि आपके फेस डेटा को कलेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, और इसको देखो एप्लीकेशन को ऐसे भी यूज कर सकते हैं। आजकल मैंने आपको बताया भी था कि एक फेस मास्क डिटेक्शन एप्लीकेशन आप बना सकते हो इस पे, ठीक है ना। फेस मास्क डिटेक्शन आप बना सकते हो कि लाइक पहले कुछ ऐसे इमेजेस कलेक्ट की जिन्होंने मास्क पहना हुआ है, कुछ ऐसी इमेजेस कलेक्ट करो जिन्होंने मास्क नहीं पहना है, और फिर उस पर जाकर आप अगर मशीन लर्निंग लगाओ तो नाउ यू कैन प्रेडिक्ट कि किसने मास्क पहना है, किसने मास्क नहीं पहना है। ओके तो अभी सबसे पहला काम क्या है अभी हम लोगों का, फर्स्ट वी हैव टू सेव द फेस। हमें पहले फेस का डेटा सेव कराना है। तो आई विल टेक अ वेरिएबल नेम एज फेस लिस्ट। और हम कितने फेस का डेटा स्टोर करना चाहते हैं, तो पहले देखो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा आपको, आप एक लेंगे वेरिएबल फेस इज इक्वल्स टू, एक चीज समझनी है यहां पर हमें छोटी सी, कि दिस इज द इमेज, ये इमेज है और इस इमेज में फेस यहां पर है, दिस इज द फेस। बाकी क्या है, अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं। तो आपको इस पूरी इमेज से इतना एरिया स्लाइस करके लेके आना है। ओके दिस इज द एरे। आपके पास एक एरे है लेट्स से 400 बाय 400 का, 400 बाय 400 बाय 3। तो आप उससे सिर्फ इतना एरिया कैसे स्लाइस करके लेके आओगे। आपके पास उसका एक्स है, आपके पास उसका वाई है, विड्थ है और हाइट है। तो कोई आंसर देगा भाई आप लोगों में से कि इतना पोर्शन इस एरे से कैसे स्लाइस कर सकते हैं हम। एनी आंसर एनीवन, कि एक एरे दिया गया आपको 400 बाय 400 बाय 3, उसमें से सिर्फ इतना पोर्शन स्लाइस करना है जिसका एक्स भी है, वाई भी है, विड्थ भी है, हाइट भी है। वी हैव टू स्लाइस दिस पोर्शन। हाँ मैट्रिक स्लाइसिंग तो यूज करेंगे, लेकिन क्या स्लाइसिंग में क्या लिखे हैं, स्लाइसिंग बतानी है आप लोगों ने, मेरे को ये नहीं बताना स्लाइसिंग यूज करना है। एक्स कॉलन एक्स प्लस डब्ल्यू, वाई कॉलन वाई प्लस आई। बिल्कुल सही बताया आपने, बस y पहले x बाद में, क्योंकि ये है y और रो वाइज आप स्लाइसिंग करते हो ना, तो ये रो हो गई हमारी, और ये है x, तो ये है कॉलम्स। तो आप लिखोगे y कॉलन y प्लस हाइट से लेकर x कॉलन x प्लस डब्ल्यू तक, और फिर लास्ट में भी एक कॉलन आएगा 3 के लिए कलर चैनल की वजह से। ये मिल गया आपको इमेज एरे के अंदर से अपना फेस। ओके तो फेस इज इक्वल्स टू इमेज स्क्वायर ब्रैकेट y कॉलन y प्लस h कॉमा x कॉलन x प्लस w कॉमा कॉलन, फेस आ गया। अच्छा अब एक काम और करना है, फेस को रिसाइज करना है। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर फ्रेम में जितने भी फेस आने वाले हैं उन सबकी हाइट विड्थ अलग है।
तो जब आपका एरे बनेगा तो क्या डायमेंशन का बनेगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ फेसेस तो से आपने लग लिया 200, लेकिन हर फेस की डायमेंशन अलग होगी, कोई फेस छोटा होगा कोई फेस बड़ा होगा, हम ऐसा नहीं चाहते। आई वॉन्ट ऑल फेसेस टू बी ऑफ 50 by 50, जितने भी फेसेस हैं उन सबको रिसाइज करके कितना कर दिया मैंने, 50 by 50 का कर दिया। ओके, नाउ कम्स द फाइनल स्टेप। अब हमारा फाइनल स्टेप आता है कि हम एक इफ लगा देते हैं, इफ लेंथ ऑफ face list is less than or equals to 200. Suppose I just want to store 200 face, मैं सिर्फ अपने 200 faces का डेटा स्टोर करना चाहता हूं, तो I will write face list dot append, क्या अपेंड कराना है हमें, फेस अपेंड कराना है, that's it। और यहाँ एक और कंडीशन लगा देते हैं ताकि जैसे ही आप कितने फेस कलेक्ट कर लोगे 200, तो ये ब्रेक हो जाएगा अपने आप लूप। तो जैसे ही मैं कैमरा स्टार्ट करूंगा इट विल स्टार्ट कलेक्टिंग माय 200 फेसेस डेटा। देखते हैं, तो अभी आपके सामने जो कोड चल रहा है ये क्या कर रहा है, लगातार मेरे 200 फेसेस का डेटा स्टोर करता जा रहा है। ओके, तो जो भी ये एक फ्रेम में कैप्चर करेगा आपके पास एट द एंड यू विल हैव 200 फेसेस। ओके, हम ऐसा भी कर सकते हैं, पीछे जाकर एक लेंथ ऑफ लिस्ट प्रिंट करा सकते हैं, क्योंकि लेंथ प्रिंट करने से फायदा ये होगा कि आप देख सकते हो कि कितने फेसेस का डेटा कलेक्ट हो चुका है। वी कैन चेक लेंथ ऑफ फेस लिस्ट, इट इज 200, और इसको जाकर numpy एरे में कन्वर्ट कर देते हैं, np.asArray फेस लिस्ट, तो ये बन गया आपका फेस एरे। Now if I'll see, the shape of my array is 200 by 50 by 50 by 3. और अगर आप इसको 2 डायमेंशनल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट। आपको सिंपली क्या करना है, रीशेप करना है। अब इसकी रीशेप करके शेप कितनी करना चाहते हैं आप, 200 फेसेस हैं कॉमा -1, तो क्या आप मेरे को बता सकते हो कि इसकी एरे की शेप क्या होगी। अब इफ आई प्रिंट द शेप ऑफ एरे, व्हाट विल बी द आउटपुट। एज एरे और एरे दोनों कोई भी लगा सकते थे, एज एरे भी कर सकते थे, एरे भी। एज एरे स्पेसिफिकली टाइप कास्टिंग के लिए दिया गया है कि जब आपको किसी चीज को एरे में कन्वर्ट करना है तो एज एरे यूज कर लेते हैं। बताओ भाई, व्हाट विल बी द शेप ऑफ योर एरे नाउ। 200 कॉमा -1 लिखने से शेप क्या होने वाली है, 200 निकाल लिया, बचा 50 53, अब क्या शेप होगी। $103 क्यों, वो प्लस क्यों करेगा। देखो भी, आप थोड़ा ध्यान से अगर सोचोगे कि आपका एक 400 by 400 by 3 का एक एरे है, ये क्या लिख दिया भाई आपने, 15 के बाद कितनी जीरो लगा दी है, 1 2 3 4, अच्छा आपने 4 जीरो लगा दिए भाई, इतना बड़ा एरे क्यों। अगर आप देखें 50 by 50 by 3, यानी कि 50 into 50 into 3, 50 into 50 into 3 कितना होगा, 7500 होगा कि नहीं। तो ये आएगी शेप आपकी। ओके, नाउ द शेप ऑफ योर एरे इज 200 by 7500। ओके, ये एरे हो गया तैयार। अब ऐसा मुझे एक और एरे चाहिए, what we actually need is one more array something like this। मुझे एक और एरे ऐसा चाहिए होगा कंपेयर कराने के लिए। तो भाई अभी मेरे पास, मैं ही फिलहाल अवेलेबल हूँ इस जगह पे, तो मेरा ही फेस का डेटा है, तो मैं अपने ही फेस के डेटा को 2 बार यूज कर लूंगा। मेन आप लोगों को लॉजिस्टिक कोई भी एल्गोरिथम समझना है कि एल्गोरिथम से कैसे वो फेस रिकॉग्निशन कर पाएगा। ठीक, अब आपका जो फेस एरे है, हम ऐसा करेंगे
np डॉट कॉन्केटिनेट फेस एरे कॉमा फेस एरे। टोटल कितना डेटा हो गया? टोटल डेटा इज 400। डिफरेंस सिर्फ इतना होगा, जब आप लोग इस कोड को करोगे, आप ये वाला कोड दोबारा एग्जीक्यूट करना डिफरेंट फेस के साथ, और आपके पास एक दूसरा फेस एरे होगा। मैं एक ही फेस एरे को 2 बार लिख रहा हूं क्योंकि मेरे पास मेरा ही डेटा है फिलहाल 200 फेसेस का, और 200 फेसेस हमारे वो भी मेरे ही हैं, आपके कोई और होंगे। इतनी बात समझ आती है ना भाई आप लोगों को, कि ये जो फेस एरे मैंने 2 बार लिखा है ताकि टोटल 400 फेसेस मेरे ही होंगे, लेकिन आपके केस में क्या होगा, ये फेस एरे अलग होगा और प्रोसीजर बिल्कुल सेम होगा, कुछ अलग नहीं करना आपने। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर टिल हियर। अब हम सिर्फ जाकर लेबलिंग कर देंगे। लेबलिंग करने का मतलब कि मैं 400 जीरोस का एक एरे बना देता हूं। इसको 400 की जगह आप लिखते हैं डेटा डॉट शेप स्क्वायर ब्रैकेट 0। तो 400 जीरोस का एक एरे बन गया, जिसमें से अब हमें इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, एक 0 एक 1। एक होगा मेरा फेस, एक होगा अननोन। तो हम ऐसा लिख सकते हैं लेबल्स 200 कॉलम इज इक्वल्स टू 1.0। अब इसको समझना है भाई, आपके लास्ट के 10-15 मिनट बहुत क्रूशियल है। कल की तरह मत गिर जाना, क्योंकि कल के बाद हमारा कोई सेशन नहीं, आज के बाद कोई सेशन नहीं होगा कल जिसमें कि हम रिकैप कर सके। तो इसीलिए पूरा कंसंट्रेशन, पूरा फोकस यहाँ रखना है। हमने एक फेस एरे लिया, 200 बाई -1 किया तो उसकी शेप हो गई है, वो बन गया 2 डायमेंशनल डेटा। कॉन्कैटिनेट करके 200 और 200 को कॉन्कैट करके 400 का एरे बना दिया। आपके केस में फेस एरे एक ही आपका फेस होगा, और दूसरा फेस एरे कोई अननोन फेस होगा। ओके, कोई अननोन हो सकता है, कोई फ्रेंड का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। आपने अपने फेस को 0 दे दिया नंबर लेबल, और फ्रेंड के फेस को 1 दे दिया। एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? यहां तक कोई भी क्वेश्चन है तो बोलो। एनीवन, एनी डाउट्स? एवरीवन, एक बार बताओ भाई मेरे को, यहाँ तक थोड़ा क्लैरिफिकेशन दो कि बताओ कि हाँ जी आपको क्लियर है या नहीं है। कोई भी डाउट है तो आई ट्राई टू सॉल्व द डाउट फर्स्ट। डाउट क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल हम कोड लिखते जा रहे हैं। मैं इसको एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ फिर से आप लोगों के लिए, ध्यान से देखें। ये वाला कोड तो मेरे ख्याल से क्लियर है कि हाँ जी इमेज थी, इमेज में से फेस आ गया, कितने 200 फेस की लिस्ट बन गई। लिस्ट को एरे में कन्वर्ट कर दिया। जब लिस्ट को एरे में कन्वर्ट किया तो डायमेंशन हो गई 200 बाई 50 बाई 50 बाई 3, और जब रीशेप किया तो बन गया 200 बाई 7500, क्योंकि -1 ने क्या किया 50 इंटू 50 इंटू 3 कर दिया, तो 7500 हो गया। अब हमें लगानी है मशीन लर्निंग फेस रिकॉग्निशन के लिए। तो भाई आधा डेटा आपका, आधा डेटा किसी और का होना चाहिए। तो आधा डेटा भी मेरा, बाकी डेटा भी मेरा है, लेकिन आपके केस में ये जो बाकी डेटा है ये किसी और का होगा। करना क्या है, खाली या तो कैमरे की जगह वीडियो लगा दो, या कैमरे के सामने किसी और को बिठा दो, दैट्स इट। नाउ वी हैव 400 बाय 7500 एरे। अब हमने बनाया जीरोस का एक एरे, जिसमें से 400 जीरो है, लेकिन शुरू के 200 जीरो रहेंगे और नेक्स्ट 200 1 हो जाएंगे। तो अब आपका एक्स और वाई दोनों तैयार। अब फाइनली मुझे यहां कोई क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम लगानी है। कल हम लोगों ने जो सीखी थी वो था लीनियर रिग्रेशन, लेकिन आज हम कुछ ऐसा लगा देंगे जैसे कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जो कि क्लासिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। और इसमें हम लोग जाकर क्या करेंगे, इसमें हम लोग जाकर लॉजिस्टिक रिग्रेशन का एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। और फॉर्मूला क्या होगा लॉजिस्टिक रिग्रेशन का? y is equals to 1 upon 1 plus e raised to the power minus x, where x is equals to b0 plus b1 x1 plus b2 x2। लेकिन हमने इस एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट नहीं किया है, हमने लीनियर रिग्रेशन को किया था। बट आप लोग जानते हो कि हम इसको अगर इंप्लीमेंट करने जाएं तो फिर हमारा इमेज प्रोसेसिंग नहीं हो सकता। तो दैट्स व्हाई इसको हम sklearn के थ्रू लगा देंगे। फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल इंपोर्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ओके, इसके साथ साथ आप ऐसा भी कर सकते हो
sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, पहले अपने डेटा को ट्रेनिंग और टेस्टिंग में डिवाइड कर लेना। दैट आई वांट टू परफॉर्म ट्रेनिंग ऑन 75% डेटा। आप 75% डेटा को ट्रेन करोगे और 25% डेटा को टेस्ट करोगे, तो आपको 4 चीजें मिलेंगी, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन और वाई टेस्ट। तो x की जगह हमारा वेरिएबल है डेटा, सिंगलटन array 132 कैन नॉट बी कंसीडर्ड अ वैलिड कलेक्शन। अच्छा y नहीं था, यहाँ पे लेबल्स था। ओके, तो अब आपके पास ट्रेन डॉट शेप आप चेक करोगे, 300 इमेजेस ट्रेनिंग में और 100 इमेजेस टेस्टिंग के लिए है। ठीक है, अब लगाते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन, और लॉजिस्टिक के पास होगा डॉट फिट, फिट में पास किया एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगाया इसने जाकर। अब हमें क्या करना है, लॉजिस्टिक डॉट प्रेडिक्शन निकालनी है। तो ये सब देख लो प्रीडिफाइंड मेथड्स है, इस बार जो हम यूज कर रहे हैं टाइम सेव करने के लिए वो प्रीडिफाइंड मेथड्स यूज कर रहे हैं। तो प्रेडिक्ट किस पे करना है आपको, एक्स टेस्ट पे, बदले में क्या मिलेंगी आपको, वाई प्रेडिक्शंस। अब हमें चेक करना है हमारी एक्यूरेसी कितनी है, तो इसके लिए आपको मिलेगा एक एक्यूरेसी स्कोर नाम से, मैट्रिसेस में चलते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं एक्यूरेसी स्कोर और चेक कर लेते हैं फाइनल एक्यूरेसी कितनी है। तो एक्यूरेसी के लिए भी आप अपना टेस्टिंग डेटा एक्चुअल वर्सेस प्रेडिक्टेड डेटा को कंपेयर करते हो। तो भाई इसने 12% एक्यूरेसी दी है सिर्फ। क्यों? क्योंकि सारा डेटा मेरा ही है, पूरा डेटा सेम है, सोचो डेटा अलग अलग तो नहीं है ना। तो एक्यूरेसी खराब क्यों है? क्योंकि हमारा पूरा डेटा कॉमन है। तो या तो मैं इसमें अलग अलग डेटा पास करूं, जितना भी मैंने डेटा कलेक्ट किया, 200 अपने फेसेस का डेटा कलेक्ट किया और 200 किसी और के डेटा को कलेक्ट किया जाए, तब जाकर इसकी एक्यूरेसी आप लोगों के सामने अलग आने वाली है। ओके, क्योंकि भाई मेरे पास तो एक ही डेटा था, वो मैंने एज इट इज डाला, मैंने सिर्फ एल्गोरिथम लिख दिया आप लोगों के सामने ताकि ये फेस रिकॉग्निशन कर सके। अब आप इसको सिर्फ टेस्ट करने जा सकते हो कि जब मैं टेस्टिंग करना चाहता हूं, तो टेस्टिंग करने के लिए भी आपको सिर्फ इतना काम करना होगा कि आपने जाकर लिख देना है लॉजिस्टिक डॉट प्रेडिक्ट फेस। लेकिन फेस को एक बार रीशेप जरूर कर लेना भाई, 1,-1, ताकि वो 50 into 50 into 3 कर दे, और बदले में आपको क्या मिल जाएगी, प्रेडिक्शन। उसको हम प्रिंट करके देख लेंगे। अब प्रेडिक्शन में या तो 0 आएगा या 1। 0 आया तो मतलब आपका फेस, 1 आया तो मतलब अननोन फेस, कुछ ऐसा आउटपुट आना शुरू हो जाएगा। तो अभी देखें भाई आउटपुट में क्या आ रहा है, अभी देख रहे हो 0 भी आएगा 1 भी आएगा, दोनों ही आएंगे क्योंकि 0 भी मैं हूं 1 भी मैं हूं। ओके, बात समझिए आप लोगों को भाई। अब ये जो लास्ट वाला पार्ट है, एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं। तो पहले आप लोग मेरे को बताओ कि कहां तक आप लोगों को चीजें समझ आई थी और कहां से आप चाहते हो रिपीट किया जाए। बताओ भाई। डेटा कलेक्ट किया, डेटा कलेक्ट करके कॉन्कैट किया, कॉन्कैट करके ट्रेन टेस्ट में डिवाइड किया, ट्रेनिंग डेटा पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगाया, टेस्टिंग डेटा पे एक्यूरेसी टेस्ट की, और फिर फाइनली कैमरा स्टार्ट करके उसमें अपना फेस पास किया। और फेस जैसे ही लॉजिस्टिक के प्रेडिक्ट मेथड में जाता है, आपको बदले में प्रेडिक्शन मिलनी शुरू हो जाती है। तो हमने यहां पर क्या किया है, जैसे ही आपका फेस रिसाइज हो जाता है, टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं हम ये काम, आपने रीशेप किया 1,-1, 1,-1 मतलब एक इमेज है और -1 क्या करेगा, 50 into 50 into 3 कर देगा, फिर उस पर प्रेडिक्शन प्रिंट करा दी। अब प्रेडिक्शन में या तो 0 या 1। np डॉट जीरोस क्यों किया, क्योंकि मुझे एक एरे बनाना है। ठीक है, ऐसा समझ के चलो कि मेरे पास 400 फेस है, जिसमें से 200 माय एंड 200 अननोन, इस तरीके से है। अब जो जितने भी मेरे फेसेस है उनको 0 लेबल दे दिया,
और जितने भी अननोन फेसेस हैं उनको 1 लेबल दे दिया। तो मैंने जीरोस की एरे बना दी, और जीरोस की एरे में शुरू के 200 अपने आप भी जीरो रहेंगे, सिर्फ मैं आगे के जो 200 हैं उनको 1 कर देता हूं, इसलिए। ओके, क्लियर एवरीवन, समझ आया सब लोगों को? बताओ अगर किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट। सेकंड फेज कैसे ऐड होगा? सेकंड फेज के लिए सिर्फ इतना काम होगा, जैसे मैंने यहाँ वीडियो कैप्चर 0 लिखा, बस आप पता है क्या करना, आप हट जाना, दूसरे पर्सन को सामने बिठा देना, ठीक है, उसका डेटा सेव कर लेना, और वेरिएबल का नाम फेस एरे की जगह फेस एरे 2 कर देना। तो 2 वेरिएबल हो जाएंगे, एक फेस एरे, एक फेस एरे 2। तो यहाँ एक फेस एरे, एक फेस एरे 2 आ जाएगा। तो मतलब ऐसा समझ के चलो कि भाई यही सब चलता रहेगा, बस यहाँ फेस एरे 2 बना देना है आपने, और वो 2 को आप यहाँ पे कॉन्कैट कर दोगे। बाकी इसका थोड़ा आइडिया लेने के लिए मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर एक वीडियो डाल दी है कि आपको पूरा एंड तक अगर ये इंप्लीमेंट करना है, परफॉर्म करना है, तो ये एक इसकी वीडियो मिलेगी आपको यूट्यूब पे, मैंने डाला हुआ है कंप्लीट एक, बस उसमें एल्गोरिदम दूसरा यूज किया हुआ है, इंस्टीड ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन वहां पे यूज किया हुआ है सपोर्ट वेक्टर मशीन्स। ओके, मैं उसका यूआरएल आप लोगों को शेयर करता हूँ। ये वेबिनार ऑन फेस मास्क डिटेक्शन एक वीडियो मिलेगी आप लोगों को ये। तो इससे जितना भी सोच लो, ये वाला जो सेशन हमने किया है ना, ये कंप्लीट सेशन एक तरीके से रिकॉर्डेड मिल गया आप लोगों को ये, और इसमें सब कुछ कोडेड आपको मिलेगा कंप्लीट, फेस मास्क कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ डिफरेंस इतना होगा कि मैंने कुछ कुछ चीजें लास्ट में जाके चेंज की हुई है, जब हमें प्रेडिक्शन वगैरह करनी थी तब। ओके, बाकी सब डेटा कैसे फेच करना है, डेटा कैसे स्लाइस करना है, ये सब कुछ उस वीडियो में आपको मिलेगा, सब कुछ। हाँ जी, फोटोज में भी चलेगा, हर जगह चलेगा ये। ओके, सो फाइनली एनी क्वेरीज? स्ट्रीट फाइटर गेम बनाने के लिए बेसिकली आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग चाहिए होगी एक तो अच्छे से, और स्प्राइट शीट का एक कॉन्सेप्ट होता है वो समझना पड़ता है। तो मतलब वो एक ऐसी चीज है उसको शॉर्ट में भी नहीं बताया जा सकता, बस हाँ ऊपर से मैं ये दिखा सकता हूँ आपको कि स्प्राइट शीट क्या होती है। स्प्राइट शीट होती है आपकी, जैसे आपने सर्च किया मारियो गेम, ठीक है, तो मारियो गेम की स्प्राइट शीट मतलब ये होता है कि जो मूवमेंट्स होते हैं ना जितने भी इमेजेस के, उन सबको एक स्प्राइट शीट में डाल दिया जाता है, और उसी स्प्राइट शीट से 1 बाय 1 फ्रेम्स डिटेक्ट करते हैं और उनको एक लूप में आगे आगे बढ़ा दिया जाता है। ये जैसे ये है ना, लाइक आपको डक नजर आती है, तो डक का मूवमेंट ये है कि वो ऐसे चलती रहती है, तो वो इमेज चेंज होती रहती है, तो लगता है एनिमेशन हो रही है। सेम एल्गो इज यूज्ड इन गूगल फोटोज, ना 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 गूगल फोटोज में ये एल्गोरिदम कैसे काम कर सकता है? गूगल फोटोज तो लाइक मतलब वो आपको पेड़ के पीछे से भी पहचान लेगा, आप कभी पत्तों के पीछे खड़े हो छुप के ओके, तो गूगल फोटोज के लिए तो आप समझ लो उसने डीप लर्निंग का लेवल लगाया हुआ है, वो भी अलग ही लेवल चलता है वहां पे, ठीक है। ये तो बिगिनर लेवल है, जो आपने फर्स्ट लेवल समझा है कि अच्छा ऐसे कर सकते हैं। और एनी अदर क्वेरीज एनीवन? तो फाइनली भाई हम लोगों का ये 5 days का जो सेशन था, वाइंड अप का टाइम आ गया।
सो आई होप आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा भाई नया. Can you share your codes of games? Codes of games. Okay, I'll upload it on GitHub. ठीक है. अच्छा, one last thing you guys have to do for me is कि आपने जाना है गूगल पे एंड आपको जाकर जो भी आपका फीडबैक है, जो भी आपका रिव्यू है, वो लिख कर आना है. गूगल रिव्यू समझते हैं भाई आप लोग? गूगल रिव्यू देखा होगा आप लोगों ने. हाँ, गेम बनाने के लिए भी मैंने एक अपलोड की हुई है प्लेलिस्ट. देयर इज अ प्लेलिस्ट ऑफ ये पाइथन फॉर बिगिनर्स विद 2D गेम डेवलपमेंट. Okay, I'm sharing this link with all of you. So guys, just go to this URL and share your reviews here. ये आप लोग अभी 5 मिनट में करके आ जाओ. I'm sharing the link with all of you. And after that, we'll wind up the session.